लैंडन ने गेम में घुसपैठ से पहले रीटा के साथ जो कुछ हुआ था उसके कुछ विवरण, खासकर अमेलिया मामले पर गौर किया। उस समय उसने टिप्पणी की थी, इस बच्ची के साथ शायद विश्वासघात हुआ है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए इस संबंध में विशेष मामलों के ब्यूरो ने सावधानीपूर्वक कदम उठाना सुनिश्चित किया। शैडो क्यू केवल रीटा को स्थान दिखाने के लिए यहाँ था और फिर उसे कालकोठरी पोर्टल के सामने गार्ड के साथ समन्वय करने दिया ताकि कालकोठरी को साफ करने के लिए समय निर्धारित किया जा सके। रीटा ने पूछा, क्या इनमें से किसी कालकोठरी में बॉस स्तर के जानवर हैं? शैडो क्यू ने उत्तर दिया, हमने जो दूसरा कालकोठरी देखा उसमें एक विशाल वेल है, लेकिन आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। ये स्तर 15 पर है, इसलिए आपके पास समय है। रीटा ने सहमति जताते हुए कहा, समझ गई। मैं इस हफ्ते ये तीनों कालकोठरी साफ कर दूंगी और उसके बाद तुमसे संपर्क करूंगी। वैसे मैं अपनी खूबियों को बढ़ाने के लिए उन 30 मौकों का दावा कैसे करूं? शैडो क्यू ने उसे आश्वस्त किया, मैं उन्हें 1 सप्ताह के भीतर तुम्हारे पास भेज दूंगा। रीटा तो पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। अच्छा लग रहा है। ओह, क्या तुम्हें कोई और खिलाड़ी मिला है जिसके पास दिव्य वरदान भाग्य का पहिया है? ये सुनकर शैडो क्यू का चेहरा बिगड़ गया। हाँ, लेकिन उस खिलाड़ी को बी-सिटी के एक गुट ने लूट लिया था। ये सुनकर रीता को झटका लगा, कौन सा गुट? शैडो क्यू ने उत्तर दिया, जंगल की आग। क्या आपने उनके बारे में सुना है? रीटा ने बाहर से तो सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह बहुत परिचित थी। खेल के बाद के चरणों में जब गुट औपचारिक रूप से सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त गिल्ड स्थापित कर सकते थे, टेलर का तारांकन वाइल्डफायर, लोपेस परिवार का तारांकन शिफल और वाइट परिवार का तारांकन 71% तारांकन लॉस एंजल्स के 3 सबसे शक्तिशाली गिल्ड थे जो स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के बाद दूसरे स्थान पर थे। जब इन तीनों ने गठबंधन किया तो लॉस एंजल्स स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो को भी पीछे हटना पड़ा। आखिरकार ब्यूरो सिर्फ उन्हें दबाने के लिए देश भर के सभी उच्चस्तरीय लोगों को तो बुला नहीं सकता था। शैडो क्यू से अलग होने के बाद रीटा सड़क पर खड़ी हुई और निवालिस को थपथपाया, जो चुपचाप उसके कंधे पर बैठा था। तुम्हारे दिमाग में क्या है? निवालिस ने अपने पंख फड़फड़ाए और रीटा का हाथ थपथपाया। मैंने सुना है कि तुम मुझसे कह रही थी कि मैं बिक्री के लिए नहीं हूं। रीटा हंसते हुए एक पेड़ की छाया में धीरे धीरे पास के एक तहखाने के द्वार की ओर बढ़ी। आज एक तहखाने को साफ करने की योजना बना रही थी। तुम्हें इससे खुशी हुई? निवालिस ने हंसते हुए कहा, हे। रीटा ने चिढ़ाते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुमने कभी इतना कष्ट नहीं सहा होगा कि इतनी आसानी से भावुक हो जाओ। ब्लू स्टार में आने से पहले वह निवालिस के जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन 5वें प्रतिभा कौशल विवरण के आधार पर आप टीम के प्यारे बच्चे हैं। लगभग 3000 वर्षों में पैदा हुए एकमात्र ड्रैगन शावक के रूप में आपको मास्टर ऑफ टाइम और घोस्टवॉकर का आशीर्वाद प्राप्त है। वह थोड़ा अनुमान लगा सकती थी, लेकिन निवालिस ने जवाब दिया, क्या आप नहीं जानते? ड्रैगन भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। पहली बार जब हम खुशी और आनंद महसूस करते हैं और 10,000वीं बार जब हम उन्हें महसूस करते हैं तो उनकी तीव्रता एक जैसी होती है। हम मोटे हो सकते हैं, लेकिन ड्रैगन की भावनाएं कभी कम नहीं होती। रीटा काफी देर तक चुप रही और फिर धीरे से पूछा, क्या दर्द के लिए भी यही बात है? निवालिस ने जवाब दिया, बेशक। ... एम्पायर में रोमांच खोजें। रिक किसी तरह जल्दी से बी-सिटी पहुंच गया, लेकिन वह उस समय एक होटल में ठहरा हुआ था। क्यों? क्योंकि सैमुअल और स्कारलेट दोनों अब रिक की दादी एलेनोर के साथ रह रहे थे, और रिक की एलेनोर के प्रति भावनाएं जटिल थीं। वह उससे मिलने को उत्सुक नहीं था। रिक के दादा एडन विल्सन परिवार की एक अलग शाखा से थे और जल्दी ही अलग हो गए थे। विल्सन परिवार ने कभी एडन की शाखा की परवाह नहीं की। जिस प्रकार जोई अपने दूर के रिश्तेदारों को बोझ समझती थी जिन्हें वह मुश्किल से याद करती थी, उसी प्रकार विल्सन परिवार की मुख्य शाखा एडन और सैमुअल को मृत बोझ समझती थी। विल्सन परिवार को सिर्फ सैमुअल की बड़ी बहन एवरी की ही परवाह थी। उन्होंने उसे मुख्य परिवार में गोद भी ले लिया और आधिकारिक तौर पर परिवार के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करा दिया। एवरी की शादी के बाद भी विल्सन परिवार ने उससे कभी दूरी नहीं बनाई। उन्होंने उसे विल्सन परिवार के कारोबार का एक हिस्सा भी दे दिया। इसके विपरीत एडेन को विल्सन परिवार से दिखावे के लिए केवल कुछ प्रतीकात्मक चीजें ही मिलीं। फिर भी एडेन ने बी-सिटी छोड़ने से इनकार कर दिया। वह पास ही रहना चाहता था और अपनी सबसे बड़ी बेटी को धन और सुख सुविधाओं से भरपूर जिंदगी जीते देखना चाहता था, जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। सैमुअल इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह इसके फायदे तो देख सकता था, लेकिन उन्हें छू नहीं सकता था, न ही विल्सन परिवार के भोज में शामिल हो सकता था। एवरी जिस तरह से उनके परिवार को देखती थी, मानो वह कूड़े को घूर रही हो। उसने जरा सी भी मदद करने से इनकार कर दिया। एडेन को कभी पापा नहीं कहा और सैमुअल की बहन कहने की हर विनती का कभी जवाब नहीं दिया। एवरी ने केवल एक झलक गर्मजोशी से दिखाई। वह कभी कभी एलेनोर की ओर सिर हिलाती थी,
लेकिन वह उसे कभी माँ नहीं कहती थी। जब तक रिक बोलने लायक हुआ तब तक वह सैमुअल को स्कारलेट से उसकी बहन एवरी के बारे में शिकायत करते सुन चुका था। इतना कि रिक का पहला शब्द पापा, मम्मी या बहन नहीं था, वह एवरी था। अब पीछे मुड़कर देखने पर रिक को एक दिलचस्प बात समझ में आई। सैमुअल ने रीटा के सामने एवरी के बारे में कभी शिकायत नहीं की, न ही उसका जिक्र किया। एवरी का नाम घर में वर्जित हो गया था और सैमुअल एकलौते बच्चे जैसा व्यवहार करने लगा। इस घर में एलेनोर इस सच्चाई को स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। वह हमेशा लोगों को बताती थी कि उसका सिर्फ एक ही बेटा है, सैमुअल। जब रिक 4 साल का और रीटा 6 साल की थी तब एडन का निधन हो गया। सैमुअल तब घर छोड़ना चाहते थे, लेकिन नौकरी बदलने, घर खरीदने और अपनी संपत्तियां बदलने में समय लगा। उन्हें सब कुछ तय करने और परिवार के लॉस एंजल्स जाने की योजना बनाने में 2 साल लग गए। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसकी मां ने उसे बताया कि उसकी नज़र एक सुंदर वृद्ध व्यक्ति पर है और वह उससे दोबारा शादी करना चाहती है। सैमुअल हक्का बक्का रह गया और साफ मना कर दिया। पिताजी की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। एलेनोर ने उससे साफ पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए जीवन भर विधवा बनी रहूं? सैमुअल ने विरोध किया, लेकिन आप तो पहले से ही बूढ़े हो रहे हैं। एलेनोर ने जवाब दिया, मैं केवल 53 वर्ष की हूं। मेरे पास तो तुम्हारे जीने के लिए जितने वर्ष बचे हैं उससे भी अधिक प्रेमी हैं। ये पहली बार था जब छोटे रिक ने, जो उस समय 6 साल का था, सैमुअल को अपना आपा खोते देखा। बिल्कुल नहीं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोबारा शादी न करो, चाहे इसके लिए मुझे जान ही क्यों न देनी पड़े। फिर एलेनोर ने शांति से एक एस्ट्रे उठाए और सैमुअल के सिर पर पटक दी। फिर वह स्कारलेट की ओर मुड़ी और बोली, जाकर देख कहीं वह मर तो नहीं गया। सैमुअल ने 2 हफ्ते अस्पताल में बिताए, सख्ती से बातें की, लेकिन पुलिस को कभी शिकायत नहीं की। आखिरकार जब वह घर से बाहर निकला तो उसने एडेन का सब कुछ ले लिया, सिवाय पुराने आंगन वाले घर और एलेनोर के बैंक खाते में जमा पैसों के। ये हास्यास्पद था, वह उन्हें अपने साथ भी नहीं ले जा सका। जब एडन जिंदा था तो उसने अपनी सारी कमाई एलेनोर को दे दी थी और उनके सारे निवेश और संपत्तियां उसके नाम पर थीं। उसने शादी से पहले ही एलेनोर को एक स्वैच्छिक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करके अपना आंगन वाला घर भी उपहार में दे दिया था। सैमुअल की नज़र में उसके पिता एक निराशाजनक रोमांटिक थे। उन्होंने जीवन भर एलेनोर से प्यार किया था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो वह बहुत जल्दी आगे बढ़ गई। 2 साल, ये तो कुछ भी नहीं है। उस दिन के बाद से सैमुअल कभी भी बी सिटी नहीं लौटा और उसने स्कारलेट को बच्चों को वहां लाने से मना कर दिया। लेकिन रिक ने एलेनोर को स्कूल के गेट पर, पड़ोस में और अन्य जगहों पर देखा था। उसे पता था कि वह उससे और रीटा से मिलने आई है। कभी कभी वह स्कारलेट का हालचाल भी पूछ लेती थी, लेकिन सैमुअल को कभी नहीं देखती थी क्योंकि उसका काम का शेड्यूल बहुत नियमित था। जब भी सैमुअल घर आने वाला होता, एलेनोर हमेशा गायब हो जाती थी। एक बार भाई बहनों ने अपनी दादी को पड़ोस में एक पेड़ की छाया में खड़ा देखा। 10 साल की रीता दौड़कर उनके पास गई। रिक को गर्मी पसंद नहीं थी, इसलिए वह वहीं रुक गया। उसने दोनों को आधे घंटे से ज्यादा देर तक बातें करते देखा, फिर बोर होकर टीवी चालू कर दिया। जब छोटी रीता वापस आई तो उसने पूछा कि दादी ने क्या कहा था। रीता ने उत्तर दिया, दादी ने मुझे ताश खेलना सिखाया। उसके बाद एलेनोर फिर कभी नहीं आई। रिक की एलेनोर की यादें लगभग धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन 19 साल बाद उसे अब भी याद था कि जब उसने एस्ट्रे उठाई थी तो उसके हाथ में हल्का सा कंपन हुआ था और उसके चेहरे पर निराशा, गुस्सा और दुख के भाव थे। इसके अलावा उसे ज्यादातर उसकी पेस्ट्रीज की अच्छी याद रहती थी। बी सिटी से लॉस एंजल्स जाने के बाद उसने और रीटा ने काफ़ी देर तक सड़कों और गलियों में हाथों में हाथ डाले घूमते हुए दादी की पेस्ट्री से मिलती जुलती पेस्ट्रीज ढूंढने की कोशिश की। दादी माँ का दिव्य उपहार क्या होगा? वह सैमुअल को माफ़ करने को क्यों तैयार थी? सच कहें तो रिक को नहीं पता था कि एलेनोर का दिव्य उपहार क्या था और न ही उसे इसकी कोई परवाह थी। पहले तो रिक ने अंधेरे की आड़ में शेन परिवार के घर में घुसने, स्कारलेट के गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी चीज़ से छुड़ाने और फिर वहां से निकल जाने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही वह एलेनोर के आंगन के बाहर गली के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ, उसे एक तेज खतरनाक एहसास हुआ, जैसे कोई छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही हो कि यह शरारत करने का सही समय नहीं है। पिछली बार उसे ऐसा एहसास हुआ था। सच कहूं तो हाल ही में उसे ऐसा एहसास बहुत बार हुआ था। हर बार वह रीता से जुड़ी कोई बुरी बात करने के बारे में सोचता था। रिक को अपने भाग्य और अंतर्ज्ञान पर भरोसा था, इसलिए वह पीछे हट गया। इस समय एलेनोर का घर खूब रोशन था। सफ़ेद एप्रन पहने एलेनोर आटा गूंथ रही थी। उसके घर के आसपास, खिड़कियों पर, छत पर, यहाँ तक कि कुएं के पास भी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के कर्मचारी उसकी सुरक्षा में तैनात थे। बगल के कमरों में कुछ सहकर्मी आराम कर रहे थे और अपनी शिफ्ट शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
एलेनोर एक राष्ट्रीय खजाना थी, आधिकारिक तौर पर देश की एकमात्र ज्ञात खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त थी जिसके पास एक ग्रेट दिव्य उपहार था जो अन्य खिलाड़ियों के गुण बिंदुओं को बढ़ा सकता था। खेल में आक्रमण के बाद उसकी पाक कला कौशल वास्तविक दुनिया के मास्टर स्तर की पाक कला क्षमता में बदल गई, उसका अनुभव बार लगभग अधिकतम हो गया, महाकाव्य स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। एम्पायर के साथ और कहानियां खोजें। असाधारण पाक कला कौशल और अपनी दिव्य प्रतिभा के इस संयोजन के कारण ही एलेनोर बी सिटी की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक बन गई। हालांकि वह खेल के आक्रमण के बाद लगभग आधे साल तक छिपी रही, लेकिन अंततः पालतू जानवरों की रैंकिंग सामने आने के बाद उसने विशेष मामलों के ब्यूरो की तलाश शुरू कर दी। बी सिटी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो ने तुरंत 5 उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को बारी बारी से उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने उसके स्तर को ऊपर उठाने में मदद करने की जिम्मेदारी भी ली। तारांकन दिव्य उपहार ऑफ ड्यूटी, मास्टर शेफ में तब्दील, ए ग्रेड तारांकन कौशल 1, सुनहरी हंसी तारांकन। जब आप इतनी धनराशि अर्जित करते हैं कि आपको खुशी से हंसी आ जाती है, तो अगले 1 घंटे में आपके द्वारा बनाया गया भोजन अगर 98 से ऊपर स्कोर करता है तो खाने वाले को अतिरिक्त विशेषता अंक प्राप्त होंगे। खाने वाले को व्यंजन जितना ज़्यादा पसंद आएगा, उसके विशेषता अंक बढ़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रति लक्ष्य प्रति दिन केवल एक बार ट्रिगर किया जा सकता है। तारांकन कौशल 2, समय ही सब कुछ है तारांकन। आप एक ऐसा कंटेनर बना सकते हैं जो 72 घंटे तक चलता हो। इस कंटेनर के भीतर कंटेनर के आकार और ढलाईकार के मान के आधार पर समय प्रवाह को इच्छानुसार समायोजित किया जा सकता है। कंटेनर की अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेमी में आपके उच्चतम विशेषता मान से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम आकार आपके न्यूनतम विशेषता मान से कम नहीं हो सकता। समय प्रवाह समायोजन की सीमा कलाकार की बुद्धि पर निर्भर करती है। तारांकन कौशल 3, मैंने ये सब पकाया है और अब आप मैकडॉनल्ड्स चाहते हैं। तारांकन, जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो कोई भी टीम का साथी जो 80 डेसिबल से अधिक आवाज में चिल्लाएगा, मैं केवल दादी माँ के हाथ का बना खाना खाता हूँ, उसे शेफ का आशीर्वाद मिलेगा जिससे अगले 5 मिनट के लिए उसका सर्वोच्च गुण 2 गुना हो जाएगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति 90 डेसिबल से अधिक की आवाज में चिल्लाता है, मुझे बस मैकडॉनल्ड्स चाहिए, तो अगले 5 मिनट तक आप जो भी फेंकेंगे वह विस्फोटित हो जाएगा तथा आपकी बुद्धि के आधार पर जादुई क्षति पहुंचाएगा। कूल डाउन 30 मिनट। तारांकन कौशल 4, पाक कला के देवता बकवास हैं। निष्क्रिय तारांकन, जब आप पाक कला के देवता द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए उपकरण या औजारों का उपयोग करते हैं तो आपकी भावनाएं इतनी उत्तेजित हो जाती है कि प्रत्येक सुसज्जित वस्तु के लिए आप निम्नलिखित आंकड़ों में से एक को दोगुना करना चुन सकते हैं। HP, मन, शक्ति, संविधान, बुद्धिमत्ता या चपलता, सीमा 0/3। यह एलेनोर का दिव्य उपहार था, असाधारण रूप से बहुमुखी, जिसमें विशेषता अंक बढ़ाने, विशेष सृजन क्षमताएं और यहां तक कि युद्ध अनुप्रयोगों के कौशल भी थे। छत पर एक गार्ड नीचे कूद गया और कुएं के पास गया तथा दस्ते के नेता को सूचना दी। रिक नाम का एक आदमी काफी देर से प्रवेश द्वार पर खड़ा था। दस्ते के नेता ने सिर हिलाया, यह एलेनोर का पोता है। सैमुअल और स्कारलेट का पता लगाते हुए लोपेस परिवार एलेनोर तक पहुंच गया था। बेशक उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो को इसकी जानकारी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने यही मान लिया था कि रिक जोई के जरिए अपने माता पिता की तलाश कर रहा है। जहां तक सैमुअल और स्कारलेट का सवाल है, वही गार्ड जो अब छत पर वापस आ गया था छज्जे के नीचे बंधे हुए व्यक्ति पर नजर डाल रहा था। सैमुअल, अरे तुम्हारा स्वास्थ्य 30% रह गया है, ठीक होना मत भूलना। सैमुअल, जिसे अपनी मां के घर आने के बाद से हर रात छत पर लटका दिया जाता था, ने शांति से सूंघते हुए जवाब दिया, अभी भी लात मार रहा हूं। उसने एक ठंडा, ठीक करने वाला चावल का गोला निकाला और उसे चबाना शुरू कर दिया। छत पर जगह बिल्कुल सही थी। यहां से सैमुअल पूरे आंगन को देख सकता था और रसोई में एलेनोर पर नजर रख सकता था। स्वाभाविक रूप से एलेनोर भी उसे देख सकती थी। जैसे ही उसने पैन में पैटीज को पलटा, उसने सैमुअल की दयनीय स्थिति पर उपहासात्मक दृष्टि से देखा। वह सचमुच अपने पिता की हूबहू नकल था, हालांकि उसके पिता की चालें खाने के लिए या उसे हंसाने के लिए दयनीय व्यवहार करना ज्यादा प्यारी थीं। दूसरी ओर सैमुअल की चालें पूरी तरह से सोच समझकर बनाई गई थीं और एलेनोर को ये बात रास नहीं आ रही थी। उसे सैमुअल की आंखों में वह भाव स्पष्ट रूप से याद था जब उसे पता चला कि विशेष मामलों के ब्यूरो ने उसके लिए निजी सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए हैं। क्या दुनिया में कोई भी माँ अपने बच्चे को नापसंद करेगी? एलेनोर को अन्य माताओं के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह सैमुअल को पसंद नहीं करती थी। इतने साल पहले जब उसने दोबारा शादी करने की बात कही थी, तो ये सैमुअल के लिए एक आखिरी मौका था, उनके बीच दूरी बनाने का एक तरीका। वह उसके साथ एक ही छत के नीचे रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, भले ही वह एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा लगता हो जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो। उसने सुना था कि सैमुअल ने रिक को कैसे पढ़ाया था।
वे बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम हमेशा अपनी बहन के पीछे पीछे चलते हो और जब तुम्हें तंग किया जाता है तो तुम दौड़कर उसके पास जाते हो। क्या इससे तुम्हें परेशानी होती है? मैं अपनी बहन के साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी रक्षा करे, लेकिन मुझे हंसी पसंद नहीं है। अच्छा, तुम्हें ये मजाक उड़ाने वाली आवाज़ें पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी बहन की सुरक्षा पसंद है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम उसे हथियार बनाकर उन लोगों को सबक सिखा सकते हो? तुम्हारी बहन कमाल की है, वह तुम्हारी ढाल और तलवार दोनों हो सकती है। उस क्षण एलेनोर को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वह जानती थी कि एवरी की स्थिति ने सैमुअल के व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। जब भी वह रीटा और रिक को देखता, उसे एवरी और खुद दोनों ही नजर आते। बी सिटी छोड़ना ही बेहतर था। वह सैमुअल की रीटा से कही हर बात पर नजर नहीं रख सकती थी, इसलिए उनके लिए अलग रहना ही बेहतर था। कम से कम तब शायद सैमुअल शांत हो जाए और समझ जाए कि रीटा उसकी बेटी है, उसकी बहन एवरी नहीं। एलेनोर ने सैमुअल से नजरें हटाकर पैटीज पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब बिल्कुल सुनहरी और कुरकुरी हो गई थीं। उसने उन्हें एक प्लेट में रखा और चिमटे के क्रस्ट को छूने पर होने वाली चटकने की आवाज़ का आनंद लिया। पैटीज सुनहरे भूरे रंग की थीं, किनारे थोड़े जले हुए थे और अंदर से मांस और बांस के अंकुरों की भराई झांक रही थी। 5 पैटीज में से सावधानीपूर्वक चयन करते हुए एलेनोर ने एक पैटीज चुनी और उसे एक खाद्य डिब्बे में बंद कर दिया। यह एक साधारण व्यंजन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको किसी गली के कोने पर मिल सकता है। लेकिन इस खास पैटी की रेटिंग 100 थी। फिर उसने 2 और पैटीज चुनी और उन्हें एक अलग डिब्बे में रख दिया। इन पैटीज की रेटिंग 99 थी। अंतिम 2 व्यंजन, जिनका स्कोर 98 था, को बाहर तैनात विशेष मामलों के ब्यूरो के गार्डों को सौंप दिया गया, ताकि वे तय कर सकें कि उनके साथ क्या करना है। एलेनोर को स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो द्वारा दिए गए भत्ते बहुत पसंद थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उनके लिए कुछ काम भी ले लिया। हालांकि ये काम अनिवार्य नहीं था, वह अपनी मर्जी से अपनी पसंद के काम चुन सकती थी, और स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो उसे कई तरह के काम, बड़े और छोटे, सौंप देता था। विशेष मामलों के ब्यूरो का दृष्टिकोण काफी पारस्परिक था, तुम मेरा सम्मान करो, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा वाला रवैया। शुरुआत में एलेनोर को दिए गए कार्य ज्यादातर मध्यवर्ती या उन्नत स्तर के थे और उन पर काफी काम का बोझ था। एलेनोर अक्सर ऐसे काम चुनती थी जिनसे कई खिलाड़ियों को फायदा हो, लेकिन वह खुद पर ज्यादा बोझ न डालने के लिए सतर्क रहती थीं। वह हर 2 दिन में एक काम पूरा करती थीं, और अगर उन्हें कोई ऐसा काम मिलता जिसमें किसी इंस्टेंस रन के लिए किसी टीम में शामिल होना शामिल होता, तो वह उसे 3 दिनों में पूरा कर लेती थीं। समय के साथ विशेष मामलों के ब्यूरो ने एलेनोर के स्वभाव को समझ लिया। वह आलसी या टालमटोल करने वाली नहीं थी, दूसरों को उससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते देखना नापसंद करती थी, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए खुद को जलाने में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी। इसके अतिरिक्त वह व्यक्तिगत खिलाड़ियों के लिए भोजन बनाने से बचती थी, चाहे पुरस्कार कितने भी उदार क्यों न हो, संभवतः गुटी और विवादों में शामिल होने से बचने के लिए। परिणामस्वरूप विशेष मामलों के ब्यूरो द्वारा उन्हें दिए गए कार्य अधिक विविध हो गए, जिससे उन्हें पूर्ण लचीलापन प्राप्त हुआ। एलेनोर वही रही, यदि वह अच्छे मूड में होती तो वह अधिक काम करती, लेकिन यदि वह थकी हुई महसूस करती तो वह आराम करती। आखिरकार वह 72 वर्षीय दादी थी, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती थी। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए उसे उस रात जल्दी सो जाना चाहिए था। हालांकि उसने रीटा के लिए विशेष गुण अंक बढ़ाने वाला भोजन बनाने का एक कार्य देखा था और उसने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। उसने दिन भर इंस्टेंस में लेवल अप करने में बिताया और शाम को इस कार्य की तैयारी में बिताया। यहाँ तक कि उसके लिए भी यह गारंटी नहीं थी कि हर व्यंजन 98 से ऊपर अंक प्राप्त करेगा। वास्तव में ये कार्य लॉस एंजल्स विशेष मामलों के ब्यूरो से बी सिटी ब्यूरो द्वारा जबरन लिया गया था। विशेष रूप से एलेनोर के लिए ये केवल उसे ही दिखाई दे रहा था। खेल की दृष्टि से ये निस्संदेह एक अनोखा छिपा हुआ कार्य था। एलेनोर की पृष्ठभूमि की जांच लंबे समय से चल रही थी और उसके परिवार की स्थिति उच्च अधिकारियों को भी पता थी। उसका बिछड़ा हुआ बेटा और उसका परिवार 19 साल पहले बी सिटी छोड़कर चले गए थे और वे कभी वापस नहीं लौटे। यहाँ तक कि जब सैमुअल बी सिटी में व्यावसायिक यात्राओं पर जाते थे, तब भी वे अपने बचपन के घर कभी नहीं जाते थे। 29 अगस्त को जब सैमुअल और उसकी पत्नी एलेनोर के गेट के सामने रोते हुए और घुटने टेकते हुए आए थे, तब बी सिटी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो ने एक बैठक भी की थी। क्या ये लॉस एंजल्स विशेष मामले ब्यूरो द्वारा पारिवारिक मेल मिलाप कराकर उनकी प्रतिभा को चुराने की कोई गुप्त योजना थी? यदि सैमुअल और उसकी मां में सुलह हो जाए, तो क्या वे रीटा को बी सिटी में बसा सकते हैं और परिवार को फिर से एकजुट कर सकते हैं? लेकिन सैमुअल और स्कारलेट को एलेनोर के घर में जाने की अनुमति मिलने के 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि सैमुअल को बांधकर रात भर हवा में रखने के लिए छत से लटका दिया गया। बी सिटी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो ने आशा खो दी थी, लेकिन फिर अगले ही दिन रीटा ऑन अ बोर्ड पर दिखाई दी। बी सिटी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो को फिर से सक्रिय कर दिया गया।
अगर एलेनोर अपने बेटे को माफ़ नहीं कर सकती तो शायद वह अपनी पोती को माफ़ कर दे। रीटा उस समय सिर्फ 8 साल की थी, उसने क्या गलत किया होगा? रिकॉर्ड के अनुसार जब रीटा बी सिटी में काम करती थी तो वह अपनी दादी से कई बार खाने पर मिली थी, हालांकि उनके बीच दूर का रिश्ता था। ये दादी और पोती को पुनः जोड़ने का सही अवसर था। और रीटा लॉस एंजल्स से थी। क्या बकवास है, ये तो अमेरिका है। सब एक ही देश से हैं। एक दादी अपनी पोती के लिए खाना बना रही है, इसमें क्या बुराई है? लॉस एंजल्स स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो इतना संकीर्ण क्यों था? उनकी खुशी के लिए एलेनोर ने न केवल कार्य स्वीकार किया बल्कि उसने इसे बहुत गंभीरता से लिया। यदि सैमुअल इन वर्षों में एक बार भी बी सिटी लौटा होता तो उसे पता चल जाता कि एलेनोर ने कभी दोबारा शादी नहीं की थी। उसने ज़रूर कुछ खूबसूरत बुजुर्ग पुरुषों के साथ डेटिंग की थी, लेकिन दोबारा शादी नहीं की। सैमुअल उसका इकलौता बच्चा था, कम से कम ऊपरी तौर पर, और रीटा और रिक उसके इकलौते पोते पोतियां थे। बी सिटी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। उन्हें उम्मीद थी कि यह मिशन रीटा को और शायद निवालिस को भी बी सिटी ले आएगा। लेकिन रीटा की बजाय रिक पहले आ गया था। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के लिए रिक को लॉस एंजल्स से लोपेज परिवार का दामाद कहा जाता था। उसे बी सिटी में भर्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और वास्तव में उन्हें इस बात से सावधान रहने की ज़रूरत थी कि वह लोपेज परिवार के लिए प्रतिभाओं को हथियाने की कोशिश कर रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच रीटा को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी दादी की रसोई में उसका इनाम अभी भी उबल रहा है। वह निवाले से लेवल 13 के एक इंस्टेंस को साफ करने में व्यस्त थी। अंदर घुसते ही उसने तुरंत हंटर की आंख चालू कर दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी उसके पीछे इंस्टेंस में ना आ जाए। हालांकि वह ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि उससे पहले कोई अंदर आया है या नहीं। जब तक कोई भी प्रवेश करने के बाद किसी राक्षस को नहीं मारता तब तक वह स्थान बंद नहीं होगा, जिससे उन्हें छिपने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। राक्षसों को खत्म करने की प्रक्रिया के दौरान रीटा ज़्यादातर लड़ाई निवालिस पर छोड़ देती थी और खाना पकाने का अभ्यास करने के लिए एक शांत कोना ढूंढ लेती थी। हर बार जब वह कोई व्यंजन खत्म करती तो निवालिस वापस उड़कर आती, एक निवाला खाती, फिर हवा में उड़ती और नीचे दुश्मनों पर बमबारी करती रहती। निवालिस अपने तत्व में थी, उसने अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया था। देखा, बड़े कदम सबसे अच्छे होते हैं। आज दोपहर रीटा की भूमिका मुख्यतः नैतिक समर्थन की थी। हालांकि निवालिस ने सभी अनुभव अंक हासिल कर लिए, लेकिन ये पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं था। 5000 से ज़्यादा राक्षसों का सफाया करने के बाद रीटा ने 6 उपकरण, एक वस्तु और यहाँ तक कि तारांकन स्ट्रॉबेरी पैनकेक तारांकन बनाने की एक रेसिपी भी इकट्ठा कर ली थी। तारांकन तारांकन स्ट्रॉबेरी पैनकेक सी ग्रेट तारांकन तारांकन। इस व्यंजन को खाने से अगले आधे घंटे तक खुशी बनी रहती है, जिससे खाने वाला गुस्सा करने में असमर्थ हो जाता है। रीटा ने तुरंत नुस्खा सीख लिया। उस समय तो यह ज़्यादा उपयोगी नहीं लग रहा था, लेकिन कौन जाने, हो सकता है किसी दिन उसे कोई ऐसा दिव्य वरदान मिल जाए जो क्रोध पर आधारित हो। उसे जो चीज़ मिली वह एक बाली थी जिसे पहनने वाला और भी ज़्यादा चमकदार लग रहा था। रीटा ने उसे निवालिस को दे दिया, उसे एक चेन में पिरोकर ड्रैगन के गले में लटका दिया। निवालिस तुरंत चमक उठा, जिससे रीटा बहुत खुश हुई। उस दोपहर रीटा ने पूरा समय लेवल 13 में बिताया। राक्षस ज़्यादा ताकतवर या संख्या में नहीं थे, लेकिन निवालिस और रीटा ने पहले जिन बड़े बड़े उदाहरणों को साफ किया था उनकी तरह नक्शा बहुत बड़ा था और दुश्मन बिखरे हुए थे। सैकड़ों यहाँ, सैकड़ों वहाँ। अगर निवालिस उड़ नहीं पाता तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कोई अपडेट? क्या आपने देखा कि उसके हाथ में कौन से कार्ड हैं? नहीं, सारी लड़ाई ड्रैगन ने ही की। उसने बस उसके लिए खाना बनाया और ड्रैगन ने लड़ाई में वापस जाने से पहले उसे खा लिया। अगली किताब एम्पायर पर पढ़ें। क्या उसने ड्रैगन को मशरूम से जहर दिया था? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये किस तरह का नाटकीय रोमांस उपन्यास तर्क है? कुछ भोजन के साथ एक ड्रैगन से दोस्ती करना। क्या इस तरह उसने उसके साथ अनुबंध किया था? बिल्कुल नहीं। उन कहानियों में बात हमेशा सच्चे दिल की होती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब उन उपन्यासों को पढ़ना बंद करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कोई अपडेट? क्या आपको कुछ मिला? नहीं, ये तो सिर्फ ड्रैगन की लड़ाई थी जबकि वह खाना बना रही थी। क्या वह ड्रैगन की निजी रसोइया है? क्या मुझे भी खाना पकाने का अभ्यास शुरू करना चाहिए? बीटा के दौरान मेरे पास खाना पकाने का कौशल सीखने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैसा रहा भाई? देखने को कुछ नहीं है, बस ऊपर ड्रैगन जोर जोर से जादू कर रहा है। कितना धीमा है। चार्ज होने में 6-7 सेकंड लगते हैं, फिर बिना सोचे समझे सब कुछ उड़ा देता है। जब तक चार्ज खत्म होता है आधे राक्षस भाग चुके होते हैं, और विस्फोट के बाद वह अपना सिर पीछे झुकाता है और ऐसे दहाड़ता है जैसे उसे बहुत गर्व हो। ड्रैगन खूब मज़े कर रहा है, लेकिन मैं इस बात से तंग आ चुका हूं कि यह कितना बुरा है।
तो आपने अपना अवतार बदलकर निवालिस द्वारा जादू करते हुए चित्र क्यों लिया? क्या आपने चुपके से कोई तस्वीर खींची थी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अहम, जब मैंने कहा कि यह बुरा है तो मेरा मतलब था कि यह पूरी तरह से मेरी पसंद का है। मैं उस ड्रैगन को देखकर लार टपकाता हूँ। तुम्हारी लार टपक रही है, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ खोज लिया है। कम से कम 7 अन्य समूह आज उस घटना में घुस आए। 2 तारीख की दोपहर को जब रीटा सामान साफ करने में व्यस्त थी, रिक ने पूरा दिन अपनी दादी एलेनोर के आंगन के बाहर टहलते हुए बिताया। उस सुबह उसे जोई का एक संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि लोपेस परिवार को उसकी दादी एलेनोर के असाधारण दुर्लभ दिव्य उपहार के बारे में पता चला है। बी सिटी में उनका महत्व स्तरीय दिव्य उपहारों वाले लोगों के बराबर था। जोई ने सुझाव दिया कि रिक बी सिटी में रहकर जानकारी इकट्ठा करे और एलेनोर की क्षमताओं के बारे में और जानने की कोशिश करे। हालांकि उसे लॉस एंजल्स वापस लाना आदर्श होगा, कम से कम वह देख तो सकेगा कि क्या वह अपने पोते और पोती की मदद करने को तैयार होगी। जहां तक रिक की बात है, जोई ने उसे 15 तारीख तक वापस आने की याद दिलाई। रिक अवाक रह गया। उन्होंने एलेनोर को अपनी शादी में बुलाया तक नहीं था। रिक एलेनोर से मिलने से इसलिए हिचकिचाता था क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि एलेनोर उसे पसंद नहीं करती। मिडिल स्कूल में सैमुअल ने उसे चुपके से एलेनोर से फिर से मिलने के लिए कहा था। पहले तो एलेनोर उसके संदेशों का जवाब देती थी, लेकिन समय के साथ उसके सवाल और भी मुश्किल और तीखे होते गए। कभी कभी रिक को समझ नहीं आता था कि वह कैसे जवाब दे जिससे एक आदरणीय और कर्तव्यनिष्ठ पोते की उसकी छवि बनी रहे और साथ ही एलेनोर की उम्मीदें भी पूरी हों, इसलिए वह सैमुअल से सलाह लेता था। सैमुअल ने उसे सिर्फ एक बार ही रास्ता दिखाया। रिक ने निर्देशानुसार संदेश भेजा, लेकिन उसके बाद एलेनोर ने फिर कभी कोई जवाब नहीं दिया। बाद में जब रिक कॉलेज में दाखिल हुआ तो सैमुएल ने उसे एलेनोर से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहा, लेकिन उसने हमेशा उससे मिलने से इनकार कर दिया। रीटा को इन कोशिशों के बारे में कभी पता ही नहीं चला। शायद उसे यकीन था, जैसा कि सैमुअल अक्सर खाने की मेज़ पर कहा करता था, कि एलेनोर को एक नया परिवार और नए नाती पोते मिल गए हैं जिनकी देखभाल करनी है। रिक रात होने तक इधर उधर टहलता रहा। आखिरकार एक छोटा बोहिंदार युवक उसके पास आया और उससे कहा कि उसे जाना होगा। रिक ने अपने साथ लाए उपहार सौंप दिए। कृपया इन्हें मेरे माता पिता और दादी को दे दीजिए, धन्यवाद। साम्राज्य पर नई कहानियों का अनुभव करें। ऐसा कहकर वह आज्ञाकारी होकर चला गया। एवरेट नाम का वह आदमी उपहारों को वापस अंदर ले गया और अपने साथियों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने दिव्य उपहार संचालित औजारों से उपहारों की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई छिपा हुआ खतरा तो नहीं है। फिर उन्हें एलेनोर के पास ले आए। एलेनोर ने तोहफों की तरफ देखा तक नहीं, इन्हें इसके माता पिता को दे दो। सामान सैमुअल और स्कारलेट के पास पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप उपहार एक कोने में रख दिए। उस रात बाद में जब सैमुअल एक बार फिर छत से लटका हुआ था, एलेनोर ने स्कारलेट को बुलाया। स्कारलेट बिल्कुल बेफिक्र थी, बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लग रही थी। एलेनोर की खासियत ये थी कि अगर वह आपसे शांति से बात करने को तैयार होती तो इसका मतलब था कि वह आपको नापसंद नहीं करती। अगर वह सचमुच किसी को नापसंद करती तो तुलना के लिए छत पर सैमुअल को ही देख लीजिए। हल्के हरे रंग के ढीले लिनेन के गाउन में बैठी एलेनोर आराम कुर्सी पर आराम से पंखा झल रही थी। उसने पूछा, तो तुम दोनों ने यहाँ शरण लेने का फैसला क्यों किया? स्कारलेट अपने गर्भवती पेट को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए पास ही एक स्टूल पर धीरे से बैठ गई। शरण लेने से तुम्हारा क्या मतलब है? एलेनोर ने उत्तर दिया, तो क्या मैं कल किसी को तुम्हें घर भेज दूं? स्कारलेट ने तुरंत घबरा कर ऊपर देखा। पति? कुछ तो बोलो, पति। सैमुअल ऊपर से। तो अब उसे याद आया कि उसका एक पति भी है। लेकिन इससे पहले जब वह रसोई में उस स्वादिष्ट बीफ नूडल सूप का मजा ले रही थी तो मानो वह उसके बारे में सब कुछ भूल गई थी। एलेनोर ने आगे कहा, रिक तुम दोनों के पीछे क्यों आ रहा है? रीटा कहाँ है? स्कारलेट ने तुरंत समझाया, रीटा व्यस्त है। सैमुअल ने समझाने में मदद की और मौके का फायदा उठाकर रिक को ही निशाने पर ले लिया। रीटा बहुत व्यस्त है, स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में काम करती है। रिक की तरह नहीं, जिसे हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। असल में रीटा ने सैमुअल और स्कारलेट के लिए उतना कुछ नहीं किया था जितना रिक ने किया था। हालांकि रिक ने आखिरकार उनसे नाता तोड़ लिया था, उससे पहले उसने उन्हें भरपूर भत्ते दिए थे, उनके स्तर को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए लोगों का इंतजाम किया था और उन्हें उपकरण, गहने और औषधियां प्रदान की थीं। लेकिन पाक कला के भगवान के कौशल के प्रभाव के कारण सैमुअल और स्कारलेट दोनों आसानी से भूल गए कि रीटा कितनी कंजूस थी, जबकि रिक के बाद के प्रतिशोध को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। उनके लिए रीटा एक आदर्श, कर्तव्यनिष्ठ बेटी थी जो हर काम में उनकी मदद करती थी, अपने भाई की समस्याएं सुलझाती थी और यहाँ तक कि निवालिस की तस्वीरें खींचकर स्कारलेट को पैसे कमाने में भी मदद करती थी। उन्हें बस रीटा के अच्छे काम ही याद थे। दूसरी ओर रिक, खैर इतना नहीं।
दंपति ने बारी बारी से रिक की आलोचना की और दावा किया कि लोपेस परिवार में विवाह करने के बाद से वह बदल गया है, स्वार्थी, बेपरवाह और संतान विरोधी बन गया है। एलेनोर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर वह सैमुअल के अपने बेटे और बेटी के प्रति बिल्कुल अलग रवैये से हैरान थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन रीटा के प्रति उसके स्पष्ट पक्षपात और रिक के प्रति उसके तिरस्कार ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। फिर उसने पूछा, क्या आप बच्चे के जन्म तक यहीं रहने की योजना बना रहे हैं? स्कारलेट ने सावधानी से कहा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एलेनोर, तो तुम किससे छुप रहे हो? रिक से। जब तक रिक बाहर खड़ा था, दंपति चिंतित थे, विशेष रूप से स्कारलेट, जो बच्चे को ऐसे उठा रही थी जैसे वह कोई टाइम बम हो और उसे आराम करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। दोनों चुप हो गए। एलेनोर ने जोर देकर कहा, तुम बच्चे की वजह से उससे छुप रही हो, है ना? वह नहीं चाहता कि तुम बच्चे को अपने पास रखो। स्कारलेट आसमान की ओर देख रही थी, जबकि सैमुएल दीवार के सहारे हवा में घूम रहा था, जिससे उसकी पीठ एलेनोर की ओर थी। एलेनोर मन ही मन धीरे से हंसी। कितनी काव्यात्मक बात है। सैमुअल ने सालों पहले उसे दोबारा शादी करने से रोकने की कोशिश की थी, और अब रिक सैमुअल को दूसरा बच्चा पैदा करने से रोक रहा था। उसने पूछा, क्या रीटा को पता है? स्कारलेट को इस बात से राहत मिली कि उसके पास एक प्रश्न का उत्तर था। उसने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, जब उसे पता चला तो वह बहुत खुश हुई। सैमुअल को याद आया कि कैसे रीटा ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा था, माँ, पापा, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, और पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपनी सत्य जांच करने की क्षमता का भी इस्तेमाल किया और पाया कि जब रीटा ने अपनी बात दोहराई तो वह सच था। वह नासमझ बच्ची सचमुच उनके लिए खुश थी। रोते हुए सैमुअल ने कहा, हाँ माँ, रीटा हमारे लिए सचमुच बहुत खुश थी, बहुत खुश। लेकिन रिक अलग है। वह चाहता था कि स्कारलेट गर्भपात करा दे, और उसने साफ कर दिया था कि अगर वह अस्पताल नहीं गई तो वह खुद ही मामला संभाल लेगा। माँ, मुझे पता है कि मैंने पहले भी गलतियां की हैं, लेकिन अपने ही बेटे से आहत होने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं उस समय कितनी गलत थी। एलेनोर को लगा कि इस कहानी का एक अहम हिस्सा छूट गया है। रिक स्कारलेट को बच्चा रखने से रोकने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा? अगर रिक पहले ही लोपेस परिवार में शादी कर चुका होता तो क्या ये पारिवारिक विवाद में बच्चे का इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन मौका नहीं होता? स्कारलेट को बच्चा रखने से रोकने के लिए इतनी दूर क्यों आना जाना? लेकिन उसे यह समझने की कोई जल्दी नहीं थी। वह धीरे से अपनी सीट से उठी और बिना कुछ कहे चली गई। अगली सुबह स्कारलेट और सैमुअल उठे तो उन्होंने खुद को घर में अकेला पाया। एलेनोर चली गई थी। हालांकि उसे स्कारलेट से कोई खास नफरत नहीं थी, लेकिन सैमुअल के लिए उसके पास ज्यादा धैर्य नहीं था। जहां तक उसकी बात थी, उनका अजन्मा बच्चा अभी पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुआ था, इससे क्या फर्क पड़ता? एलेनोर कल सिर्फ एक रेसिपी पर काम करने के लिए घर पर रुकी थी। आज उसके पास लेवल बढ़ाने का समय था। सैमुअल और स्कारलेट का क्या? उसे उनकी कोई चिंता नहीं थी, आखिरकार वे तो मरेंगे नहीं। 3 तारीख को सुबह सुबह जब रीटा अपने दांत साफ कर रही थी और नाश्ते में क्या खाए इस बारे में सोच रही थी, तो उसे शैडो क्यू द्वारा भेजे गए पुरस्कार मिले। पैकेट में 2 लकड़ी के खाने के डिब्बे थे जो उसकी हथेली से थोड़े बड़े थे। लकड़ी से बने ये डिब्बे, जिनमें दाने साफ दिखाई दे रहे थे, आयताकार थे और आम टेकआउट कंटेनर जैसे लग रहे थे। पैकेज के साथ एक नोट था, तारांकन तारांकन, ऊपर दाईं ओर, म्यूजिकल नोट वाला बॉक्स आपके लिए है, और दूसरा आपके और निवालिस के आनंद के लिए एक स्नैक है, द फूड मेकर, तारांकन तारांकन। तारांकन तारांकन, ये भोजन निर्माता के संदेश के साथ आता है। ये पुरस्कार दिन में केवल एक बार ही दिया जा सकता है, इसलिए अगले 29 दिनों तक आपको प्रतिदिन एक नया पुरस्कार मिलेगा। तारांकन तारांकन। तारांकन तारांकन, इन खाने के डिब्बों में एक संरक्षण फंक्शन होता है, लेकिन उल्टी गिनती खत्म होते ही अंदर का खाना डिब्बे के साथ गायब हो जाएगा। खाना दिन में सिर्फ एक बार ही विशेषता बिंदु बोनस को ट्रिगर कर सकता है। अगर आप पहला निवाला लेते हैं और कुछ नहीं होता तो आगे खाने पर यह फिर से ट्रिगर नहीं होगा। आप अपनी गति से खा सकते हैं, लेकिन उल्टी गिनती के टाइमर पर नज़र रखना याद रखें। शैडो क्यू तारांकन। रीटा ने खाने के डिब्बे पर अपनी उंगलियों से हल्के से म्यूजिकल नोट का निशान बनाया। जब उसने उसे खोला तो अंदर हथेली के आकार का एक मीट पाई था। तारांकन तारांकन मीट पाई 100 अंक, एक आम स्ट्रीट स्नैक, लेकिन इसमें उत्तम सामग्री, कुशलता से किण्वित आटा, संतुलित मीट फिलिंग और बेहतरीन खाना पकाने की तकनीक है। इसे खाने से आपकी 30% सेहत बहाल होती है और एक स्वतंत्र रूप से वितरित गुण बिंदु बढ़ने का मौका मिलता है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि खाने वाले को यह व्यंजन कितना पसंद आता है। ये प्रभाव दिन में केवल एक बार ही दिखाई दे सकता है। निर्माता एलेनोर। तारांकन तारांकन। एलेनोर। अब वह नाम बहुत दूर का लग रहा था। अपने पिछले जन्म में, जब वह एक वांछित भगोड़ा थी, एलेनोर ने उसे कई व्यंजन भेजे थे जिनसे उसके गुणन बढ़ सकते थे, और उसने ये भी पूछा था कि क्या उसे मदद की ज़रूरत है।
उस समय रीटा भाग रही थी और उसने जिद करके मना कर दिया, क्योंकि वह एलेनोर को अपनी मुसीबत में नहीं घसीटना चाहती थी। आखिरकार दादी और पोती के रूप में उनका रिश्ता कुछ खास गहरा नहीं था। बचपन में बी सिटी छोड़ने के बाद जब वह लॉस एंजल्स में थी, तब उन्होंने एक दूसरे को केवल कुछ दर्जन बार देखा था और 10 साल की होने के बाद एक बार भी नहीं देखा था। अगली बार जब वे मिले तो रीटा पहले से ही एक अभिनेत्री थी जो भीषण गर्मी के दौरान एक पुराने महल में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, एक फर कोट पहने हुए अपनी संवादों को दोहराते हुए रो रही थी और कूद रही थी। जब सीन खत्म हुआ और उसने अपने आंसू पोंछे तो उसने देखा कि एलेनोर गली के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, एक लेस वाला पंखा पकड़े चुपचाप उसे देख रही थी, पता नहीं कब से। तभी उनकी फिर से मुलाकात हुई। हालांकि रीटा को कभी पता नहीं चला कि इतने सालों बाद एलेनोर ने उसे कैसे पहचाना, जब वह एक बच्ची से बड़ी हो गई थी। एम्पायर के विशेष अध्यायों का आनंद लें। उसके बाद से जब भी रीटा बी सिटी जाती, एलेनोर से पूछती कि क्या उसके पास खाने का समय है। वे दोनों खाना खाने बैठ जाते और बस इतना ही, न ज्यादा न कम। उनका रिश्ता सादा और दूर का था और रीटा को हमेशा लगता था कि वह अपनी दादी को परेशान करने के लायक नहीं है। लेकिन एलेनोर की मदद ठुकराने के बाद भी उसे कभी कभी खाने के डिब्बे मिलते रहे, जिनमें से हर एक पर म्यूजिकल नोट चिन्ह लगा होता था और ऐसे व्यंजन होते थे जिनसे उसके गुणन बढ़ सकते थे। ये उपहार अक्सर नहीं आते थे, कुल मिलाकर सिर्फ 5 बार, लेकिन हर एक ने उसके जीवन के सबसे बुरे दौर में उसका साथ दिया। हर बार जब वह किसी कोने में दुबकी हुई उन गर्म गर्म व्यंजनों को खाती तो वह खुद को यकीन दिलाती कि वह थोड़ी देर और टिक सकती है। उस समय उसका भाग्य केवल 8 था, फिर भी जब भी वह एलेनोर का खाना खाती उसे एक विशेष अंक मिलता। बाद में जब वह बहुत निराश हो गई और उसे मसालेदार बीफ बंस वाली एक और डिलीवरी मिली, तो उसने हिम्मत जुटाकर एलेनोर को संदेश भेजा और पूछा कि क्या बी सिटी में कोई ऐसा संगठन है जो अकेले खिलाड़ियों के लिए अनुकूल हो और लॉस एंजल्स के गिल्ड्स के खिलाफ खड़े होने के लिए पर्याप्त साहसी हो। वह बी सिटी में जाना चाहती थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह उसके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेगी। तारानकन एलेनोर का जवाब, तारानकन तारानकन तारानकन, बी सिटी मत आना और मुझे ढूंढने मत आना, तारानकन। उसके बाद रीटा को अपनी दादी से कभी भी खाने का डिब्बा नहीं मिला। उसने एलेनोर से दोबारा संपर्क नहीं किया, पुनर्जन्म के बाद भी नहीं। अपने पिछले जन्म में उसने कभी दुख या नाराजगी महसूस नहीं की थी, उसके लिए समय ही नहीं था। जब उसे वह संदेश मिला तो वह इतनी व्यस्त थी कि हमले से बच नहीं पाए और जवाब भी नहीं दे पाए। वह दुखी होने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि एलेनोर उसकी दादी थी, लेकिन उसकी मदद करते रहने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, है ना? रीटा कृतघ्न की तरह व्यवहार नहीं कर सकती थी। अब जबकि वह अधिक मजबूत हो चुकी थी और उसे डरने की कोई बात नहीं थी, उस क्षण को याद करते हुए जिस क्षण उसकी आखिरी माचिस हवा में बुझ गई थी, अन्याय की भावना अभी भी बनी हुई थी। उसने मीट पाई को पकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा खाया, अपना मुंह इतना भर लिया कि उसे स्वाद का आनंद लेने का भी समय नहीं मिला, और फिर उसने उसे निगल लिया, जिससे उसके गले में जमा गांठ भी उसके साथ नीचे चली गई। उसके पीछे से एक चंचल आवाज आई, आप क्या स्वादिष्ट चीज खा रहे हैं? रीटा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए दूसरा खाने का डिब्बा निवालिस की ओर बढ़ाया। उसमें 2 मीट पाई थीं, जिनमें से प्रत्येक को 99 अंक मिले थे। मीट पाए, उसने कहा। निवालिस ने एक पल उसकी लाल आंखों को देखा, फिर अपनी तारानकन विशेषज्ञ की देखभाल तारानकन कला का इस्तेमाल किया। रीटा पर एक हल्की सफ़ेद चमक छा गई और उसके कंधे पर बैठा छोटा सा बर्फीला अजगर अपने पंख फैलाकर रीटा के सिर से लिपट गया। क्या मेरे जादू ने तुम्हारी उदासी दूर कर दी है? रीटा का दिल जोर से धड़कने लगा। रोने की इच्छा को दबाते हुए उसने जोर से सिर हिलाया, हाँ। उन्होंने पाई बांट ली, हर एक ने 1.5 पाई ली। खत्म होने के बाद रीटा की भावनाएं आखिरकार शांत हो गईं। बाद में उसने सोचा था कि क्या एलेनोर खुद किसी मुश्किल दौर से गुजर रही होगी, शायद उसकी दादी का जीवन भी आसान नहीं रहा होगा। लेकिन कभी कभी जब आप अपने सबसे निचले स्तर पर होते हैं और आपको वह सहारा नहीं मिलता जिसकी आपको सख्त ज़रूरत होती है, तो जिंदा बच जाने के बाद भी वह जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरता। एलेनोर ने रीटा की उसके सबसे बुरे दिनों में मदद की थी, लेकिन जब रीटा अपनी आखिरी उम्मीद से चिपकी हुई थी तो एलेनोर ने उसे भी तोड़ दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी दादी का सामना कैसे करे। क्या उसे नाराज़गी महसूस हुई? ये तो कृतज्ञता होगी। उसने एलेनोर को कभी दोष नहीं दिया था, लेकिन ये कहना कि वह पूरी तरह से कृतज्ञ थी, ये भी ठीक नहीं लगा। वह बस अब अपनी दादी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अगर वह कभी खुद को फिर से रसातल में गिरते हुए पाती तो वह एलेनोर का हाथ नहीं पकड़ती या किसी और का भी नहीं। वह खुद ही उन नुकीली चट्टानों को थाम लेती, भले ही इसके लिए उसके हाथ टुकड़े टुकड़े हो जाएं, भले ही इसके लिए उसे गिरकर मरना पड़े। ये किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर रहने से बेहतर था जो उसे छोड़ सकता था। इसलिए हालांकि रीटा को एलेनोर के शक्तिशाली दिव्य उपहार के बारे में पता था, फिर भी उसने पुनर्जन्म के बाद उसकी तलाश नहीं की।
उसने सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने देने का फैसला किया। अगर उसे बी सिटी जाने का समय मिलता तो वह एलेनोर से मिलती, उसके साथ खाना खाती, उसके लिए उपहार लाती और उसे सम्मान देती। अगर एलेनोर खतरे में होती तो रीटा निस्संदेह उसकी मदद करती। और बस इतना ही। नाश्ते के बाद रीटा निवालिस को लेकर 13वें स्तर के इंस्टेंस को साफ करने के लिए तैयार हो गई। पिछली रात उसे फोरम देखने का समय नहीं मिला था, लेकिन शैडो क्यू ने उसे एक ईमेल भेजा था जिसमें बताया गया था कि किसी ने गुप्त रूप से निवालिस की एक इंस्टेंस में लड़ाई का फुटेज रिकॉर्ड कर लिया है। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो जिम्मेदार नहीं था, लेकिन उन्होंने आज उससे पहले 99 खिलाड़ियों को उस इंस्टेंस में भेजकर उस क्षेत्र को सुरक्षित करने की योजना बनाई। रीटा के अंदर घुसने और पहले राक्षस को मारकर इंस्टेंस को लॉक करके वे बाहर निकल जाएंगे। अगर यह कोई और मामूली बात होती तो स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो सिर्फ रीटा के लिए इतनी जनशक्ति बर्बाद न करता, भले ही उसके पास ड्रैगन ही क्यों न होता। लेकिन चूंकि रीटा देश के हित में कुछ कर रही थी, इसलिए ब्यूरो को अपना समर्थन दिखाना ही था। दूसरी ओर रीटा को उम्मीद नहीं थी कि कल दूसरे खिलाड़ी सचमुच कालकोठरी में घुस आए थे। वे शायद उस विशाल कालकोठरी के विशाल भूभाग में कहीं छिपे हुए थे, जहां रीटा और निवालिस के लिए हर चीज पर नजर रखना नामुमकिन था। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो की व्यवस्थाओं के बारे में रीटा ने न तो विनम्रता दिखाई और न ही इनकार किया। बहुत ज्यादा विनम्र होने का नतीजा अक्सर अंतहीन समझौते होते थे। वह ज्यादा मान करने या बहुत घमंडी होने के लिए आलोचना सहना पसंद करती थी, बजाय इसके कि वह बार बार रियायतें देती रहे और खुद को ऐसी स्थिति में पाती रहे जो वह कभी नहीं चाहती थी। एक दिन आप एक कदम पीछे हटते हैं और अगले दिन एक और कदम पीछे हटते हैं, और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते आप घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जब निवालिस राक्षसों को हटा रहा था, रीटा ने एलेनोर के खाने के डिब्बों की जांच में समय बिताया। उसे अपने पिछले जन्म में पता था कि ये खाने के डिब्बे खास होते हैं। हालांकि ये केवल 72 घंटों तक चलते थे, लेकिन डिब्बे के अंदर का समय समायोजित किया जा सकता था। एलेनोर आमतौर पर खाने को ताज़ा रखने के लिए इसे समय रोक मोड पर सेट कर देती थी, कुछ खेल में मौजूद सामान की तरह। हालांकि इन गेम इन्वेंट्री के विपरीत, जिसमें जीवित प्राणियों को संग्रहित नहीं किया जा सकता था, भोजन बॉक्स में ऐसा किया जा सकता था। एक बार तो उसने एक छोटा सा मेढक भी अंदर फेंक दिया, उसे 48 घंटे के लिए छोड़ दिया, और जब उसने उसे बाहर निकाला तो मेढक अभी भी जीवित था। ये खाने का डिब्बा बहुत डरावना था। अगर यह बड़ा होता तो क्या ये किसी मरते हुए इंसान को हमेशा के लिए जिंदा रख पाता? समयबद्ध भोजन बॉक्स को छोड़ दें तो इनाम सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका नहीं था। हालांकि दूसरे भोजन बॉक्स पर सिर्फ एक दावत का लेबल लगा था, लेकिन उसमें भी गुण अंक बढ़ाने की उतनी ही क्षमता थी। हालांकि वह दिन में सिर्फ एक बार ही प्रभाव पैदा कर सकती थी, फिर भी वह इसे आसानी से किसी और दिन के लिए बचा सकती थी। सभी जानते थे कि एलेनोर अपनी पोती को बिगाड़ने के लिए ब्यूरो के पैसों का फायदा उठा रही थी, लेकिन विशेष मामलों के ब्यूरो ने ज्यादा दखल नहीं दिया। सूक्ष्म प्रबंधन से सिर्फ ताकतवर लोग ही दूर हो जाते। रीटा ने स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो को लेवल 13 के 3 कालकोठरियों को साफ करने में मदद की। उसने ब्यूरो को छत पर स्थित कालकोठरी किराए पर देना जारी रखा। तीनों कालकोठरियों को साफ करने के लिए मिले पैसे और लेवल 3 के बचे हुए 4 महीनों के किराए का इस्तेमाल करके एक स्किल क्रिस्टल के बदले में, जिससे वह कालकोठरी के द्वारों को हिला डुला सकती थी। उसने वादा किया कि वह किसी भी ऐसे पोर्टल को नहीं हटाएगी जिसका कोई आधिकारिक मालिक हो। उसने ये भी वादा किया कि अगर कोई पोर्टल गुम हो जाए तो वह उसे उसके असली मालिक को लौटा देगी, बशर्ते वे सबूत लेकर आएं। रीटा पर भरोसा रखते हुए ब्यूरो ने उसे क्रिस्टल दे दिया। आखिरकार यह संभव नहीं था कि उसे कोई ऐसा पोर्टल मिल जाए जिसका पता ब्यूरो को भी न चला हो, और उसे सुरक्षित और नियंत्रण योग्य स्थान पर ले जाना कोई बुरा परिणाम नहीं था। तारांकन कट और पेस्ट तारांकन इस कौशल का उपयोग किसी वस्तु को काटकर अपनी हथेली में संग्रहित करने के लिए करें। अगली बार जब इस कौशल का उपयोग किया जाएगा तो संग्रहित वस्तु को हथेली से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रीटा ने स्किल क्रिस्टल को फिलहाल के लिए रख दिया है। उसे इसकी तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगले साल 22 फरवरी तक जब गेम में एक बड़ा अपडेट आएगा तो स्थिति बदल जाएगी। अपडेट के दौरान ब्लू स्टार पर 10 लाख और डंगॉन पोर्टल उतरेंगे। उसके पिछले जीवन की खबरों के अनुसार देश में लगभग 1 लाख पोर्टल दिखाई देंगे। अब से लेकर तब तक वह कट और पेस्ट कौशल क्रिस्टल जमा कर सकती थी, ताकि जब समय आए तो वह लोपेज, वाइट और टेलर परिवारों से कुछ प्रमुख कालकोठरियों को जब्त कर सके। उन्होंने बाद में किसी बहाने से विशेष मामलों के ब्यूरो को ये जानकारी देने की योजना बनाई, हालांकि उन्हें संदेह था कि उन्हें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। इस हफ्ते से पालतू जानवरों की रैंकिंग सूची में और भी नाम दिखाई देने लगे जो विभिन्न भाषाओं में लिखे गए थे। कुल मिलाकर केवल 13 खिलाड़ी ही सूचीबद्ध थे। सूची में सबसे ऊपर रीटा रही। दुर्लभता और शक्ति स्तर दोनों के आधार पर निवालिस बेजोड़ था।
घरेलू नामों वाले 5 खिलाड़ियों के पास पालतू जानवर थे, जिनमें से ज्यादातर बचाव या उपचार के लिए तैयार लग रहे थे। रीटा ने अंदाजा लगाया कि बयूरो ने बढ़ती मुश्किल कालकोठरी के लिए तैयारी करने हेतु इन जानवरों की सक्रिय रूप से तलाश की होगी। रीटा ने शैडो क्यू से लेवल 13 के 5 और कालकोठरी स्थान मांगे। बदले में, अगर वह उन कालकोठरियों को साफ कर देती, तो बयूरो उसे एक और कट एंड पेस्ट स्किल क्रिस्टल इनाम में देता। 4 तारीख को उसने कालकोठरी साफ करने से थोड़ा ब्रेक लिया और हानशी का भेष धारण कर जोई के होप एंथम के एक और प्रदर्शन में शामिल हुई। इस बार शैडो क्यू वहां नहीं थी, बल्कि म्याऊ क्यू थी। 30 दिन के प्रभाव को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार रीता को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जाते हुए उसने जोई को अंगूठा दिखाया। वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हें ज़रूर एक कॉन्सर्ट करना चाहिए। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या मुखौटे के नीचे जोई का चेहरा हरा हो गया था। ... रिक पिछले कुछ दिनों से आंगन के बाहर टहल रहा था। उसे पता था कि एलेनोर कालकोठरी में अपना स्तर बढ़ा रही है, लेकिन चूंकि वह विशेष मामलों के बयूरो का इलाका था, इसलिए वह यूं ही अंदर नहीं जा सकता था। इसलिए वह धैर्यपूर्वक बाहर इंतजार करता रहा, अपना अच्छा व्यवहार दिखाता रहा और हो सकता था कि उसकी मुलाकात स्कारलेट से हो जाए। समय बर्बाद न करना चाहते हुए रिक ने अपने सोने के सिक्कों से लेवल 4 का एक निजी कालकोठरी किराए पर ले लिया और सुबह शाम अकेले ही लेवल बढ़ाने के लिए वहां दौड़ता रहा। दोपहर में वह एलेनोर का इंतजार करने के लिए आंगन में लौट आता था। वह दिन में सिर्फ 3 घंटे सोता था और सतर्क रहने के लिए ऊर्जा औषधियों पर निर्भर रहता था। उसकी मेहनत रंग लाई और लीडरबोर्ड पर उसकी स्थिति सुधर गई। अब लेवल 8 पर 36% के साथ वह जोई से भी आगे निकल गया। आंगन के बाहर आराम फरमा रहे बुजुर्ग लोग उससे पहले से ही परिचित थे। उन्हें वह सुंदर, विनम्र युवक पसंद आया जो किसी का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर कि वह किसी से मिलने आया है, कुछ बुजुर्गों ने उसे बुलाने में मदद की पेशकश की। कितने घटिया व्यवहार, कितना प्यारा लड़का है, किसी से मिलने इतनी दूर आ रहा है और बाहर इंतजार करवा रहा है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह एलेनोर का इंतजार कर रहा है, तो सभी बूढ़े लोग, चाहे दादाजी हो या दादियां, चुपचाप अपनी पैंट ऊपर खींचकर बैठ गए। ओह, यह पास्ता प्रिंसेस है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। पास्ता प्रिंसेस जिस तरह से काम करती है, उसके पीछे उसके अपने कारण होंगे। साम्राज्य पर अधिक अनुभव प्राप्त करें। रिक अवाक रह गया। इतने सालों बाद क्या उसकी दादी के अब भी इतने प्रशंसक होंगे? उस समय जब एलेनोर ने कहा था, जितने लोग मेरा पीछा कर रहे हैं उससे कहीं अधिक लोग हैं जितना तुम कभी जान पाओगे, तो यह वास्तव में केवल एक खोखला दावा नहीं था। आह भरते हुए रिक बैठ गया। उसे दिखावे का ध्यान रखना था, खासकर लोपेस परिवार के जासूसों की नज़र में। तभी ऊपर से एक औरत की आवाज़ आए, एलेनोर, तुम कौन हो? रिक ने ऊपर देखा तो उसके पीछे एक छोटे बालों वाली, तीक्ष्ण सी दिखने वाली महिला खड़ी थी, जिसके दोनों हाथ क्रॉस किए हुए थे। उसके बगल में मध्यम लंबाई के बालों वाला एक सुंदर पुरुष खड़ा था, जो गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। वह मेरी दादी हैं, रिक ने जवाब दिया। तीक्ष्ण दृष्टि वाली महिला और पुरुष दोनों उसके बगल में बैठने से पहले मुस्कुराए। महिला ने अपना हाथ बढ़ाया। हाय, मैं कैमिला टेलर हूँ। रिक ने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ी, हल्के से हिलाईं, फिर छोड़ दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं रिक हूँ। उस आदमी ने भी अपना हाथ बढ़ाया। हेनरी टेलर। रिक ने भी उससे हाथ मिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा करना ज़्यादा सहज था। कम से कम उसे खुद को जूनियर की भूमिका में नहीं रखना पड़ा। थोड़ी देर बात करने के बाद तीनों ने एक दूसरे से संपर्क जानकारी साझा की। रिक को तब पता चला कि टेलर भाई बहन कैमिला और हेनरी भी एलेनोर की तलाश में थे। उन्होंने सुना था कि एलेनोर का हुनर विशेषता अंक बढ़ा सकता है और वे सहयोग का प्रस्ताव रखना चाहते थे। कैमिला ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? तुम अपनी दादी से मिलने अंदर क्यों नहीं जा रहे? रिक झूठ बोलने की जहमत नहीं उठाता था। वह और रीटा इस मामले में एक जैसे थे। अगर कोई झूठ आसानी से उजागर हो सकता था तो उसे बोलने का कोई मतलब नहीं था। भाई बहन भी ऐसे लोग नहीं थे जिनसे झूठ बोला जा सके, जब तक कि वह कोई हानिरहित बात न हो या ऐसी बात न हो जिसके बारे में उन्हें यकीन हो कि उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। उसने सच्चाई से जवाब दिया, मेरे दादाजी के निधन के कुछ समय बाद ही मेरे पिताजी मुझे और मेरी बहन को लॉस एंजल्स ले गए थे। मैंने कई सालों से अपनी दादी को नहीं देखा है। उनके लिए मैं लगभग एक अजनबी हूँ। ये स्वाभाविक है कि वह मुझे देखना नहीं चाहेंगी। लेकिन आप दोनों का क्या? आप मेरी दादी के साथ सहयोग करने के लिए विशेष मामलों के बयूरो के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कैमिला बिना ज्यादा कुछ कहे मुस्कुरा दी, जबकि हेनरी ने विषय बदलकर पूछा कि क्या रिक के पास एक्सचेंज करने के लिए कोई अतिरिक्त उपकरण है? हो सकता है कि दोनों के लिए कोई फायदेमंद अदला बदली हो, खासकर अगर रिक के कुछ उपकरण उसके मौजूदा सेट से मेल नहीं खाते, लेकिन किसी और के काम आ सकते हैं। रिक ने इस मामले पर आगे कोई बात नहीं की और इसके बजाय हेनरी से उपकरणों के व्यापार के बारे में बातचीत शुरू कर दी।
शाम 7 बजे एलेनोर विशेष मामलों के ब्यूरो के सदस्यों के एक समूह के साथ आंगन में लौटी। तब तक सभी बुजुर्ग पड़ोसी घर जा चुके थे और गली के प्रवेश द्वार के पास बड़े पेड़ के नीचे केवल रिक और टेलर भाई बहन ही बचे थे। जब टेलर भाई बहनों ने एलेनोर को देखा तो वे तुरंत उसके पास गए, मुस्कुराते हुए स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के सदस्यों से बातचीत की और फिर एलेनोर का गर्मजोशी से स्वागत किया, मानो वे पुराने परिचित हों। उन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे एलेनोर ने उन्हें बड़े होते देखा हो और स्नेहपूर्ण परिचितता से बात की। रिक भी उनके सहज आकर्षण से अभिभूत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह भी एलेनोर के पास गया और आदरपूर्वक उसका अभिवादन किया। एलेनोर के विचार कितना कष्टदायक है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने 3 कोयले की ईंटें लहरा रही हों। वे न केवल षड्यंत्र रच रहे थे बल्कि वे बहुत निष्ठाहीन भी लग रहे थे। एलेनोर को उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, अगर तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहते हो तो हैरियट से बात करो। सिर हिलाकर उसने उन्हें विदा किया और गली में चली गई। तीनों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन एक सख्त दिखने वाले छोटे बालों वाले व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया। हैरियट नाम के उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, क्या आप अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या किसी परिवार या संगठन का? रिक ने उत्तर दिया, मैं यहाँ सिर्फ अपने माता पिता से मिलने आया हूँ। हैरियट ने जवाब दिया, तो फिर आज रात 11 बजे आंगन की दक्षिणी दीवार पर आ जाना। मैं तुम्हारे पिता को वहीं लटका दूंगी और तुम उन्हें देख सकोगी। रिक, क्या? रिक ने असमंजस में पलकें झपकाईं। जिंदा? हैरियट ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया, बिल्कुल। रिक, कैमिला और हेनरी भी अवाक रह गए। हैरियट टेलर भाई बहनों की ओर मुड़ी, और तुम दोनों? कैमिला ने जवाब दिया, हम टेलर परिवार के गिल्ड वाइल्डफायर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हैरियट ने एकल प्रोग्रामित आई की तरह भावशून्य होकर जवाब दिया, अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। कैमिला, हेनरी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप कम से कम हमें ये तो बता सकते हैं कि क्यों? टेलर परिवार के कई प्रस्तावों को हाल ही में विशेष मामलों के ब्यूरो ने खारिज कर दिया है। क्या हमने कुछ गलत किया है? हैरियट, कहना मुश्किल है। हेनरी की मुस्कान और भी मीठी हो गई। क्या आप हमें कोई संकेत नहीं दे सकते ताकि हम जान सकें कि क्या ठीक करना है? हैरियट, कहना मुश्किल है। हेनरी, तो फिर हम इस बारे में किससे पूछ सकते हैं? हैरियट, कहना मुश्किल है। हैरियट का ठंडा शरीर आंखों से ओझल होने के बाद तीनों बेबस होकर हंस पड़े और यह अजीब मुलाकात उन्हें और करीब ले आई। कैमिला ने रिक को रात के खाने पर आमंत्रित किया और उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तारांकन वाइल्डफायर। रिक ने ये नाम पहले भी गेम फोरम पर देखा था। जहां तक वाइल्डफायर द्वारा किसी को ठेस पहुंचाने की बात है, रिक ज्यादा चिंतित नहीं था। आखिरकार यह उसका क्षेत्र नहीं था। रात्रि भोजन के दौरान रिक ने जोई को संदेश भेजने के लिए स्वयं को कुछ समय के लिए माफ कर दिया, ये बहाना बनाते हुए कि उसे अपनी पत्नी से बात करनी थी। तारांकन बड़ी बहन, मैं गलत थी। तारांकन, मैं वाइल्डफायर के लोगों कैमिला और हेनरी से मिली थी। क्या तुम उन्हें जानती हो? तारांकन, ध्यान में, परेशान न करें। तारांकन, वे टेलर परिवार के मुखिया के जुड़वां बच्चे हैं। क्या आप उनके साथ भोजन कर रहे हैं? तारांकन बड़ी बहन, मैं गलत थी। तारांकन, हाँ। तारांकन, ध्यान में, परेशान न करें। तारांकन, रात का खाना खत्म करो और फिर चले जाओ। उन्होंने विल्सन परिवार को नाराज कर दिया है। तारांकन बड़ी बहन, मैं गलत थी। तारांकन, विल्सन परिवार। आपको कैसे पता? मैंने अपनी दादी के साथ विशेष मामलों के ब्यूरो के सदस्यों से पूछा था और उन्होंने कहा कि वे नहीं बता सकते। तारांकन, ध्यान में, परेशान न करें। तारांकन, आपके धन्यवाद से मुझे अभी पता चला। विल्सन परिवार के सदस्यों ने आपको उनके साथ भोजन करते हुए देखा और ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि क्या लोपेस परिवार भी इसमें शामिल हो रहा है। तारांकन बड़ी बहन, मैं गलत थी। तारांकन, मेरी गलती। तारांकन, ध्यान में, परेशान न करें। तारांकन, रात के खाने के बाद बिल चुका देना। इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। टेलर परिवार की लॉस एंजल्स में कुछ संपत्तियां हैं और वे वहां स्थानांतरित हो सकते हैं। तारांकन बड़ी बहन, मैं गलत थी। तारांकन, समझ गई। रिक ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। इस बीच जोई अपनी बांह से खून निकालना जारी रखे हुए थी। कुछ मामले एक बार आपको धमकी मिलने के बाद भविष्य में आने वाले खतरों का द्वार खोल देते हैं। इस बार यह श्वेत परिवार था, अगली बार कौन होगा? जोई लगातार डर में नहीं जीना चाहती थी। हालात को बिगड़ने देने के बजाय वह सबको अपने साथ नीचे गिराना चाहती थी। अपना खून निकालने के बाद जोई ने एक फटा हुआ कपड़ा निकाला जो मानो 100 साल से दबा हुआ हो। उसने सावधानी से सिरिंज से खून कपड़े पर निचोड़ा। तारांकन, क्या इस वंश वृक्ष को भरना जरूरी है? तारांकन, क्यूरियो, जब कोई उपयोगकर्ता इस वंश वृक्ष पर अपना रक्त टपकाता है तो वह इसे चिन्हित कर देता है। इसके बाद उपयोगकर्ता अपने रक्त संबंधियों को श्राप या क्षति पहुंचा सकता है।
अभी तक चिन्हित नहीं। रिक को अचानक से यही मिला था। उसे लगभग हर हफ्ते अलग अलग संयोगों से अनोखी और अजीबोगरीब चीज़ें मिलती रहती थीं। खरीदारी के दौरान उसे एक सजावटी फूलदान में छिपा हुआ यह वंश वृक्ष मिला था। यदि उनका अनुबंध न होता तो रिक ने कभी भी स्वेच्छा से यह वस्तु नहीं छोड़ी होती। जैसे ही जोई का खून पेड़ में समा गया, बीच में तारांकन तारांकन जोई तारांकन नाम दिखाई दिया और तेजी से वंश वृक्ष के शीर्ष पर पहुंच गया। उसी समय नीचे दाएं कोने में खून से तारांकन तारांकन विल्सन तारांकन शब्द दिखाई दिया। जोई के नाम से 3 शाखाएं फैलीं जो एक दूसरे से जुड़ी थीं, तारांकन मैथ्यू सोफिया रिक तारांकन। साम्राज्य के बारे में अपडेट के लिए बने रहें। जोई ने पहले तो अपने मन से सोफिया का नाम काट दिया, फिर वह रिक का नाम काफ़ी देर तक देखती रही, फिर आखिरकार उसे शामिल न करने का फैसला किया। बात भावनाओं की नहीं थी, वह बस रिक को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। उसकी अजीब किस्मत डराने वाली थी, खासकर ये देखते हुए कि वह कितनी बार अनजाने में लोपेस परिवार के लिए संसाधन मुहैया कराता था। रिक दुर्लभ क्यूरियस और कलाकृतियों के लिए चुंबक की तरह था। वस्तुओं और औजारों को भूल जाए अपने विशेषता अंक चुराए जाने के बाद रिक को हमेशा कुछ अजीब चीज़ मिल जाती थी जिससे उनकी भरपाई हो जाती थी। सबसे हास्यास्पद क्षण तब आया जब रिक कालकोठरी में भागते हुए गलती से एक कुलीन मिनी बॉस की मांद में गिर गया। उसका सिर किसी अज्ञात खजाने से टकराया जिसे मिनी बॉस ने एक आदिवासी नेता से चुराया था। खजाना सफ़ेद धुंध में बदल गया जिसने उसके घाव को ढक लिया। जब वह उठा तो उसे 2 विशेषता अंक प्राप्त हो चुके थे। अब जोई और रिक दोनों ही लेवल 7 पर थे। जोई के आंकड़े लेवल 3 के खिलाड़ी के लिए औसत थे, लेकिन रिक पहले ही 5वें लेवल के खिलाड़ी के स्तर तक पहुंच चुका था। जोई जितना ज़्यादा इस बारे में सोचती उतनी ही ज़्यादा चिढ़ती जाती। जब रिक बी सिटी से लौटेगा तो वह उसे ज़रूर फिर से पीटेगी। अपने मन में आ रहे निर्देशों का पालन करते हुए जोई ने मैथ्यू नाम पर अपनी उंगली दबाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ अपना श्राप साझा करने का निर्णय लिया। तुरंत जोई की स्थिति में अभिशाप बदल गया। तारांकन तारांकन अज्ञात अभिशाप स्तर 1, सभी उपचार प्रभाव 5% कम हो जाते हैं, स्वास्थ्य पुनर्जीवित नहीं हो सकता। संक्रामक तारांकन से तारांकन तारांकन अज्ञात अभिशाप स्तर 1, तारांकन तारांकन सभी उपचार प्रभाव 2.5% कम हो जाते हैं, स्वास्थ्य उत्थान धीमा हो जाता है। संक्रामक तारांकन तारांकन। जोई ने अपने हाथ में क्यूरियो का नाम देखा और उपहास किया। जब उन्होंने लोपेस परिवार में विवाह किया था तब उनका नाम उनके वंशवृक्ष में सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया था। पीछे मुड़कर सोचने पर वह कितना मूर्खतापूर्ण कदम था। जोई ने तारांकन तारांकन क्या इस परिवार वृक्ष को भरना आवश्यक है? तारांकन तारांकन को एक तरफ रख दिया और रिक द्वारा प्राप्त एक अन्य वस्तु निकाली, एक साधारण मग। तारांकन तारांकन माफ़ कीजिए, मुझे फिर से भरना है। तारांकन तारांकन ग्रेड बी कप में मास्टर लेवल से नीचे का कोई भी तरल या पोषण डालें, चाहे वह एक बूंद ही क्यों न हो। 10 मिनट बाद कप अपने आप उस तरल से भर जाएगा जिसमें ठीक 250 मिलीलीटर होगा। कूल डाउन, एक प्राकृतिक दिन। जोई ने मेज से माटेओ के खून से भरा एक ड्रॉपर उठाया। इसीलिए मातहतों की वफादारी सबसे बेकार चीज़ थी। जब तक फ़ायदे काफ़ी अच्छे होते, लोग लोपेस परिवार के एहसानों को भूल जाते। इससे भी बुरी बात यह कि वे अपने अपराधबोध को शांत करने के लिए अपने विश्वासघात को सही ठहराने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते। ये तो माटेओ की अपनी बहन है, वह उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। तारांकन। 10 मिनट के बाद जोई ने धीरे से शापित पंख को खून से भरे मग में रख दिया। क्षमा करें, वह परिवार वृक्ष पर लोगों के पीछे जा रही थी। जो लोग उसे बड़ी तस्वीर की परवाह करने के लिए कह रहे थे, वे वही लोग थे जिन्हें उस बड़ी तस्वीर से फ़ायदा होने वाला था। लेकिन अगर वह जीतने वाली ही नहीं थी तो बड़ी तस्वीर की परवाह करने का क्या मतलब था? ... जब जोई लोपेस परिवार के पतन की योजना बना रही थी, रीटा को उसे धन्यवाद देने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि वह मूनफॉक्स सिटी लाइब्रेरी से लाई गई मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ने में व्यस्त थी। जब उसने लाइब्रेरी में छापा मारा था तो उसके पास ज़्यादा चुनने का समय नहीं था। जो भी मिला उसने उठा लिया। अब उसे अपने मौजूदा स्तर के हिसाब से सबसे उपयुक्त चीज़ ढूंढनी थी। उसने सभी आकर्षक उच्च स्तरीय मार्शल तकनीकों और जादू टोने को बाद के लिए छोड़ दिया और 2 किताबों पर ध्यान केंद्रित किया। एक 5 इंद्रियों को तेज करने के बारे में थी और दूसरी एक ऐसा कौशल जिससे वह अपने हथियार तारांकन तारांकन फॉक्स शैडो तारांकन तारांकन के साथ अपनी जगह बदल सकती थी। एक तीरंदाज़ के लिए यह एक बड़ा बदलाव था। इसका मतलब था कि जहां भी उसके तीर पहुंच सकते थे वह टेलीपोर्ट कर सकती थी। उसे पहले नक्शे के किसी हिस्से को अनलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं थी। टीम युद्ध में अगर हालात खतरनाक हो जाते तो वह अपनी तारांकन फैंटम शिफ्ट तारांकन क्षमता को उजागर होने से बचा सकती थी। इससे न सिर्फ उसे भागने में मदद मिल सकती थी बल्कि इससे युद्ध में उसकी गतिशीलता भी बढ़ जाती थी।
वह इसका इस्तेमाल अचानक हमले के लिए कर सकती थी और अपने तारांकन आई एम गेटिंग सीरियस पैसिव तारांकन एक ऐसा कौशल जो निशाना लगाने के 3 सेकंड बाद ही हिट की गारंटी देता था के साथ मिलकर यह उसे बॉस की पीठ पर सीधे चढ़ने में मदद कर सकता था। उदाहरण के लिए ड्रैगन से लड़ते समय वह उड़ने वाले समूह में शामिल हो सकती थी और सीधे ड्रैगन की पीठ पर उतर सकती थी। एकमात्र समस्या ये थी कि तारांकन फॉक्स शैडो तारांकन मूनफॉक्स कबीले की एक गुप्त तकनीक थी और इसके लिए उपयोगकर्ता के हथियार पर उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई एक सुगंध का लेप लगाना आवश्यक था। ये सुगंध उपयोगकर्ता और हथियार के बीच एक कड़ी का काम करती थी और इस सुगंध में जादुई ऊर्जा समाहित होती थी। इसे हल करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। औषधियों में भी सुगंध होती है, हालांकि एक ही तरह की औषधियों की गंध एक जैसी होती है, लेकिन वह हमेशा अपना मिश्रण खुद बना सकती थी। हालांकि रीटा इत्र बनाने में माहिर नहीं थी, फिर भी उसने सोचा कि वह टेलीपोर्टेशन के लिए एक हानिरहित निजी सुगंध तैयार कर सकती है। जहां तक जादुई ऊर्जा की बात है, कोई भी खिलाड़ी किसी कौशल का प्रयोग करते समय उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा तरंगों को महसूस कर सकता था। समय के साथ सभी ने इस अदृश्य शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया, जैसे कि उनके शरीर का कोई अंग या उनकी सांसों का विस्तार। जब निवालिस राक्षसों को हटा रहा था, रीटा अपने मिश्रण के साथ प्रयोग कर रही थी। उसने एक एक्सपायर हो चुके परफ्यूम की एक बोतल भी उसमें डाली और आखिरकार एक अजीब सी महक वाला काढ़ा तैयार हो गया, दरअसल एक बैरल। इसका कोई खास असर नहीं हुआ और न ही यह उतनी खुशबूदार थी जितनी मूनफॉक्स कबीले की यादों वाली खुशबू थी, लेकिन यह अप्रिय भी नहीं थी, बस एक हल्की हर्बल सुगंध थी। उसने इस काढ़े को अपने खास तरकश में डाला और बाकी को बोतल में भर लिया और थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लिया। फिर उसने पुस्तक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तारांकन फॉक्स शैडो तारांकन का अभ्यास करना शुरू किया। ये सीखा कि हवा में उसकी गंध को कैसे पहचाना जाए, उसका पता कैसे लगाया जाए और उसके बीच से कैसे गुजरना है। जब निवालिस ने दुश्मनों को खत्म कर दिया और वापस कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर पहुंची, तो उसने देखा कि रीटा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वह एक ब्लडहाउंड की तरह इधर उधर सूंघ रही थी। निवालिस अपने फोन के आकार में सिमट गई, चुपचाप उड़कर आए और अपने ड्रैगन पैर में से एक को रीटा की नाक की ओर बढ़ाया। रीटा ने अचानक अपनी आंखों से पट्टी हटा ली। क्या तुम कल रात स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में पैर रख बैठी थीं और अपने पैर नहीं धोए? निवालिस ने जल्दी से अपना पैर पीछे खींचा और खुद उसे सूंघा। मैंने इसे चाटकर साफ कर दिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। रीटा की तो खैर नहीं। ये छोटा सा अजगर तो पिछवाड़े की बिल्लियों से भी कम साफ सुथरा था। उसने एक बर्तन उठाया, उसमें पानी भरा और निवालिस को बेपरवाही से उसमें डुबोकर साफ किया। साम्राज्य के नए अध्यायों का आनंद लें। निवालिस ने हाथ पैर मारते हुए विरोध किया, मुझे नहाने की जरूरत नहीं है। मैं साफ हूं। यह मेरा ड्रैगन राजसीपन है। आप मेरे ड्रैगन राजसीपन को साफ कर रहे हैं। रीटा ने जवाब दिया, ड्रैगन महाराज, मेरा पैर। क्या आप बाथरूम का उपयोग करने के बाद भी पोंछते हैं? निवालिस ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि ड्रैगन का मल 7 चांदी के सिक्कों प्रति पाउंड में बिकता है? अगर मैं पोंछता हूं तो मैं पैसे पोंछ रहा हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? रीटा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने निवालिस को कई बार थप्पड़ मारे। इसी से तो मेरे तकिए से बदबू आ रही है। मुझे लगा था कि मैं इतना सारा ड्रैगन का मल इकट्ठा करके मतिभ्रम कर रही हूं। निवालिस छटपटाई, रीटा को गिरा देने के डर से अपनी पूरी ताकत लगाने से बचने की कोशिश कर रही थी। वह चीखी, यह मेरी गलती नहीं है। मेरी बाहें इतनी छोटी हैं कि पहुंच नहीं सकती। तुम मुझे नाकामी के लिए तैयार कर रही हो, और हो सकता है कि यह गंध तुम्हारे लार की हो। क्या संयोग से यह ड्रैगन के मल जैसी गंध नहीं थी? रीटा अवाक रह गई। उसे याद आया कि जब ये ड्रैगन पहली बार उसके घर आया था तो वह कितना प्यारा और अच्छा व्यवहार कर रहा था और उसने अपना परिचय, मैं तुरान हूं, कह कर दिया था। पर अब कालकोठरी में निवालिस को अच्छी तरह डांटने के बाद रीटा उस सूंघते हुए अजगर को, जो बिना आंसू बहाए नकली रो रहा था, मॉल ले गई। निवालिस के निर्देशों का पालन करते हुए उसने हर स्वाद की आइसक्रीम के 10 डब खरीदे। बदले में निवालिस ने गंभीरतापूर्वक वादा किया कि अब से वह बाथरूम का उपयोग करने के बाद खुद को साफ करेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए जब वे घर लौटते थे तो रीटा ड्रैगन के शौचालय के पास एक गीला तौलिया रख देती थी, ताकि निवालिस हर बार शौचालय जाने के बाद खुद को पहुंच सके। ये पूरा मामला वाकई रीटा की लापरवाही का नतीजा था। वह निवालिस से खुद के बाद सफाई करने के लिए कह रही थी, बिना ये सोचे कि उस छोटे अजगर की बाहें इतनी छोटी थीं कि वह उस तक नहीं पहुंच सकता था। अपने पंखों की इतनी फुर्ती के कारण रीटा अपनी छोटी भुजाओं के बारे में पूरी तरह भूल गई थी। 9 तारीख को रीटा को एहसास हुआ कि मूनफॉक्स शहर से उन किताबों को चुराए हुए 10 दिन हो गए हैं।
वह लानिया काइया के पास लौटना चाहती थी, सिर्फ अपाचे के सबक के लिए नहीं, जो एक छोटी सी वजह थी, बल्कि मूनफॉक्स कबीले की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, अपनी मन की शांति के लिए अपने टेलीपोर्टेशन एरे को ऐसी जगह पर ले जाना चाहती थी जिसके बारे में सिर्फ वह जानती हो। ऐसा करने से पहले उसने शैडो क्यू से लानिया काइया की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछने का निर्णय लिया। तारानकन रीता तारानकन क्या लानिया काइया में पकड़े गए लोगों को बचा लिया गया है? तारानकन शैडो क्यू तारानकन यदि आप जल्द ही लानिया काइया जाने की योजना बना रहे हैं तो आप कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं और एले से हमारे विशेष मामले ब्यूरो समूह में शामिल हो सकते हैं। तारानकन रीटा तारानकन ओह, एक और छापा, क्या ये कोई देशव्यापी कार्रवाई है या सिर्फ आपकी लॉस एंजल्स शाखा? तारानकन शैडो क्यू तारानकन ये तो बस एलए शाखा है, हर शाखा अपने काम खुद संभालती है। तारानकन शैडो क्यू तारानकन हमने समुद्र तल पर स्थित ज्वालामुखी के पास लानिया काइया में पानी के अंदर एक नया बेस स्थापित किया है। तारानकन रीटा तारानकन समुद्र तल, क्या ये समुद्री जलपरी कबीले का इलाका नहीं है? क्या उनका मुख्य शहर पानी के नीचे नहीं है? तारानकन शैडो क्यू तारानकन बेस एक पानी के नीचे के ज्वालामुखी के पास है, एक मृत क्षेत्र जहां कोई जादुई ऊर्जा नहीं है। ये जनजातियों के लिए एक बंजर भूमि है, इसलिए सायरन वहां नहीं जाते। सबसे नज़दीकी बड़ा शहर 2 घंटे की दूरी पर है, ज़मीन पर मूनफॉरेस्ट सिटी। अगर आप पानी के नीचे सांस ले सकते हैं तो आप 1 घंटे के भीतर पानी के नीचे के शहर यास सिटी तक पहुंच सकते हैं। तारानकन रीता तारानकन विशेष मामलों का ब्यूरो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। डिग्री तारानकन शैडो क्यू तारानकन क्या आप अपना किराया अग्रिम भुगतान कर रहे हैं या बाद में चुका रहे हैं? तारानकन रीता तारानकन डिग्री तारानकन शैडो क्यू तारानकन इसका क्या मतलब है? कोई सम्मान नहीं। तारानकन रीता तारानकन हूँ, मैं तो बस अपना सिर खुजला रही थी, कोई सलामी नहीं। कौन सलामी दे रहा है? तारानकन शैडो क्यू तारानकन हाँ, यह मुफ्त है, तुम आ रही हो या नहीं? तारानकन रीता तारानकन डिग्री कभी भी कहीं भी, मैं हमेशा तैयार हूँ। तारानकन छाया क्यू तारानकन डिग्री तारानकन रीटा तारानकन तो आप डार्क सिटी के उपमेयर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, जो अपने दिव्य उपहार के साथ किसी व्यक्ति की अंतिम 30 दिनों की यादें देख सकते हैं? तारानकन शैडो क्यू तारानकन अभी तक कोई हल नहीं निकला है, हम डार्क सिटी के उपमेयर की तस्वीर लेने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल हम उनसे बच रहे हैं, मैं आपको उनकी तस्वीर बाद में भेजूंगी, अपने फ़ोन पर नज़र रखना। तारानकन रीता तारानकन समझ गया। वैसे आप संसाधनों को ट्रांसपोर्ट करने के बजाय डाक से क्यों नहीं भेज देते? जोखिम भरा लगता है। तारानकन शैडो क्यू तारानकन इस तरह आप बता सकते हैं कि आपने कभी उचित काम नहीं किया है और आपको जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। जब मूल्यवान संसाधनों की बात आती है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से गवाहों या निगरानी के साथ सौंपने की आवश्यकता होती है, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो दोष से बचा जा सके। तारानकन रीता तारानकन ये तो एक कहानी जैसा लगता है। तारानकन छाया प्रश्न तारानकन दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला की तरह है। अब केवल पूरी तरह से जांच पड़ताल करने वालों को ही लानिया काइया में जाने की अनुमति थी, जिन्हें 2 समूहों में बांटा गया था, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले जासूस और संसाधन प्राप्ति विशेषज्ञ। रीता एकमात्र स्वतंत्र खिलाड़ी थी जिन्हें विशेष मामलों के ब्यूरो ने मुख्य रूप से अपने यहाँ के अड्डे से परिचित कराने के लिए आमंत्रित किया था, ताकि अगर उन्हें कभी कोई प्रासंगिक जानकारी मिले तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत रिपोर्ट कर सकें। यदि उन्हें बेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पता चलता, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वह विशेष मामलों के ब्यूरो से संबंधित है और वे इसकी रिपोर्ट करने का अवसर चूक जाती, तो ये सभी संबंधित लोगों के लिए एक दुर्स्वप्न होता। चून की शैडो क्यू ने कुछ दिन इंतजार करने की बात कही थी, रीटा ने इंतजार करने का फैसला किया। अगर पानी के नीचे का ज्वालामुखी क्षेत्र सुरक्षित साबित हुआ तो वह अपना टेलीपोर्टेशन एरे वहां ले जा सकती थी। ज्यादातर लोगों के लिए 2 घंटे का सफर लंबा था, लेकिन उसके लिए ये बस एक तारानकन फैंटम शिफ्ट तारानकन की दूरी पर था। रीटा ने निवालिस को सोफे पर फेंक दिया और बिल्ली के कोने की ओर चल पड़ी। पिछली बार उसे एक सीटी और एक सोडा कैन मिला था, अच्छी चीजें, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा चीज अभी भी विशिंग पूल से मिला कछुआ जैद ही था। उसने हाल ही में इसका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह लानिया काइया ज्यादा नहीं गई थी। अपने पैरों से रगड़ खाती सभी बिल्लियों को सहलाने के बाद वह बिल्ली घर की ओर बढ़ी और अंदर पहुंचने के लिए झुकी। उसका हाथ छू गया एक लकड़ी की पट्टिका। बड़ी उम्मीदों के साथ उसने पट्टिका निकाली।
वह पुरानी लग रही थी, लगभग उसकी बाँह जितनी लंबी और उसकी हथेली से थोड़ी चौड़ी। उस पर खुदे हुए थे तारांकन 100 साल पुराना ब्रांड तारांकन। फिर उसने वस्तु का विवरण पढ़ा। तारांकन 100 साल पुराना ब्रांड क्यूरियो तारांकन। इस पट्टिका को अपने सिर के ऊपर पकड़ें और चिल्लाएं, यह 100 साल पुराना ब्रांड है। इसके बाद आपके द्वारा पकाए गए पहले व्यंजन की रेटिंग 10 अंक बढ़ जाएगी। कूल डाउन 1 घंटा। रीता चुप हो गई। ऐसा लगा जैसे जब उसके एजेंट ने उसे बताया कि वो ट्रेंडिंग चार्ट्स पर छा गई है तो उसने जांच की और पाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सारे वायरल क्लिप कॉमेडी के अंश थे। मशहूर जरूर, लेकिन सही वजहों से नहीं। उसने पट्टिका अपने बैग में रखी, हाथ पीछे किए और शांति से घर के अंदर चली गई। जब वह निवालिस के पास से गुजरी जो आइसक्रीम का आनंद ले रही थी तो उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मज़ा आ रहा है। फिर वह मुड़ी और सीढ़ियों की ओर बढ़ी और सीधे अध्ययन कक्ष की ओर चली गई। निवालिस, हाथ में चम्मच। कुछ ठीक नहीं था, माहौल ठीक नहीं था। एम्पायर की और सामग्री का आनंद लें। ऐसा क्यों लगा जैसे घर में चोरी हो गई हो? रीता इतनी दोषी क्यों बन रही थी? निवालिस को शक हुआ। उसने अपनी आइसक्रीम वापस अपने स्टोरेज रूम में रख दी, पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गई। वह ठीक उसी समय पहुंची जब स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। निवालिस, वह तेज़ी से घूमी, सिकुड़ी और फिर और सिकुड़ती गई जब तक कि उसका आकार एक सिक्के जितना नहीं हो गया। फिर वह दूसरी मंजिल की बालकनी के दरवाजे से अंदर घुस गई। हमेशा की तरह खामोश नन्ही ड्रैगन बालकनी के कोने से लिपटी, दीवार से सटती हुई, फर्श तक फैली खिड़की के पास पहुंची। आखिरकार उसने अंदर झांकने के लिए कोने से झांका। रीटा ने मेज़ साफ कर दी थी और अपने खेल के सामान से तरह तरह के खाना पकाने के औजार और सामग्री निकालकर उन्हें अपनी जगह पर रख रही थी। फिर उसने लकड़ी की पट्टिका निकाली, गहरी सांस ली और उसे अपने सिर के ऊपर उठाते हुए चिल्लाई, यह 100 साल पुराना ब्रांड है। निवालिस, पफट। रीता, उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, कमरे को देखा और अंततः बालकनी की खिड़की के कोने से एक छोटा सा सिर झांकता हुआ देखा। निवालिस भाग गया। रीटा ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और उसके पीछे दौड़ी। अगर आज मैंने तुम्हें आइसक्रीम नहीं मारी तो मैं तुम्हारा सरनेम ले लूंगी। निवालिस इधर उधर उड़ते हुए आगे पीछे उड़ रहे थे। मैं एक सदी पुराना ब्रांड हूँ। रीता, तुम मर गए। दोनों के बीच 2 घंटे तक लड़ाई चलती रही जिसमें रीटा की तारांकन मैजिक मिसाइलें तारांकन लगातार निवालिस के पीछे के हिस्से को निशाना बनाती रहीं। निवालिस जल्दी ही समझदार हो गया। उसने बड़े मंत्रों का इस्तेमाल करने से परहेज किया और उसकी जगह तेज तर्रार जादू करने का हुनर अपनाया। लेकिन फिर भी वे सब चूक गए। जैसे ही निवालिस का हमला शुरू होता, रीटा टेलीपोर्ट होकर दूर चली जाती। यहाँ तक कि जब निवालिस ने रीटा की गतिविधियों का अनुमान लगाने के लिए समय को पीछे घुमाया तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। रीटा के बच निकलने के हुनर बेजोड़ थे। यहाँ तक कि जब उसका टेलीपोर्ट उसे किसी हमले के रास्ते में ला खड़ा करता तब भी वह बस इतना पीछे झुक पाती कि खुद को फिर से चकमा देने के लिए आधा सेकंड का समय दे पाती। निवालिस, कितना बेशर्म। 5-13 स्तरीय कालकोठरियों को साफ करने और अपना दूसरा तारांकन कट एंड पेस्ट तारांकन स्किल क्रिस्टल हाथ में लेने के बाद रीटा के पास कुछ अतिरिक्त खाली समय था, खासकर क्योंकि वह अगले कुछ दिनों तक लानिया काया नहीं जा सकती थी। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाकर रिक से मिलने का फैसला किया। जब वे पहली बार ड्रैगन से लड़े थे तब उसने देखा था कि रिक के गुण अंक फिर से काफ़ी बढ़ गए थे। अब समय आ गया था कि उनमें से कुछ अंक काटें और जो अतिरिक्त अंक उसने अर्जित किए थे उन्हें साफ करें। ऐसा सुनहरा अवसर व्यर्थ नहीं जा सकता था। रीटा को इस बार कोई बहाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वह लॉस एंजल्स में थी, पूरी तरह से निर्दोष और शक से परे। जहां तक रिक के सटीक स्थान की बात है, उसे ब्रूक्स से यह जानकारी खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। रिक लीडरबोर्ड पर शीर्ष 100 खिलाड़ियों में से एक था और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह रीटा का भाई था। बस इसी बात पर कोई भी खिलाड़ी उसे देखकर उसकी तस्वीरें खींच लेता और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर देता। जब रीता ने तस्वीरों में परिचित सड़क और आंगन देखा तो वह एक पल के लिए दंग रह गई। यह उनका पुराना घर था जहां वे पले बड़े थे। नहीं, ज़्यादा सटीक तौर पर कहें तो यह एलेनोर का घर था, शेन परिवार का निवास। रीटा अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे एलेनोर का एक ईमेल मिला। पहली बार तो ये शैडो क्यू के जरिए भेजा गया था, लेकिन अब एलेनोर उससे सीधे बात कर रही थी, हालांकि उनके बीच कभी बातचीत नहीं हुई। जब तक रीटा ने खाने का डिब्बा खोला, निवालिस पहले ही दौड़कर आ चुका था। उसने एलेनोर द्वारा भेजे गए सूफले की तस्वीरें खींच लीं और उन्हें सेल्फी के साथ अपने सोशल मीडिया ऐप पर पोस्ट कर दिया। रीटा ने यह भी देखा कि स्कारलेट ने टिप्पणी की थी। चूंकि निवालिस ने स्कारलेट को अपनी मित्र सूची से हटा दिया था, इसलिए स्कारलेट अब निवालिस के अकाउंट पर घात लगाए बैठी थी और उत्सुकता से पहली टिप्पणी छोड़ने का इंतजार कर रही थी। सूफले के कुछ निवाले खाने के बाद रीटा को याद आया कि एलेनोर को बागवानी का बहुत शौक था।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह पिछवाड़े गई और निवालिस द्वारा पिछले कुछ दिनों में जमा की गई सारी ड्रैगन खाद इकट्ठा करके एलेनोर को भेज दी। वह किसी भी तरह से उस पर कुछ भी बकाया नहीं रखने वाली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आंगन में, जैसा कि एलेनोर ने पहले किया था, उसने रीटा को खाने के डिब्बे भेजे और फिर से समतलीकरण के लिए निकलने की तैयारी की। जब से उसमें थोड़ी स्फूर्ति और ताकत आई है, वह पहले से कहीं ज्यादा जवान महसूस कर रही है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, एक सूचना आई। अपना मेल इंटरफेस खोलते ही उसे रीटा का एक संदेश दिखाई दिया। हैरानी से उसने सोचा, उसे जवाब देने में 8 दिन लग गए। तारांकन उत्सुकतावश उसने उस पर क्लिक किया, लेकिन कोई संदेश नहीं मिला, सिर्फ एक अटैचमेंट जिसमें 2 क्रेट थे जिन पर लिखा था तारांकन तारांकन ड्रैगन खाद का एक डिब्बा तारांकन तारांकन। वह पास में ही मौजूद विशेष मामलों के ब्यूरो के एजेंटों की ओर मुड़ी और बोली, चलो आज थोड़ी देर बाद चलते हैं। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। वे तुरंत तितर बितर हो गए, कुछ पहरा दे रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे। एलेनोर की देखभाल में कोई भी ढिलाई नहीं बरती गई। यह एक बेहद मांग वाला पद था जिसे पाने के लिए एजेंट जी तोड़ मेहनत करते थे। एलेनोर कोई मुश्किल इंसान नहीं थी। वह भावनात्मक रूप से स्थिर थी, कभी किसी को उपदेश नहीं देती थी और इस बात की परवाह नहीं करती थी कि दूसरे उसके विचारों से सहमत हैं या नहीं, जो कि ज्यादातर लोगों से बेहतर ही था। इसके अलावा हर महीने उन्हें उसके बनाए 2 व्यंजन खाने को मिलते थे जिनका स्कोर 98 से ज्यादा होता था। इस नौकरी के लिए कोई भी लड़ सकता था। इसके अलावा कालकोठरी चलाते समय एलेनोर कभी बोझ नहीं बनी, बल्कि इसके ठीक विपरीत। वह एक मजबूत सहारा थी। जहां तक दूसरों की राय का सवाल है, एलेनोर ने कभी इसकी परवाह नहीं की। वह अपने तरीके से काम करती थी। एक बार जब स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के एक एजेंट ने शिकायत की कि वह इतनी जिद्दी नहीं रह सकती क्योंकि उसने लेवलिंग के बजाय घर पर रहकर खाना बनाना चुना था, तो उसने तुरंत ब्यूरो से उस एजेंट को बदलने का अनुरोध किया। बगीचे की ओर चलते हुए एलेनोर ने डाक से बक्से निकाले और उन्हें खोला। अंदर एक अजीब सी गंध थी, बुरी नहीं, पर आम गोबर से बिल्कुल अलग। ये गंध शोरा जैसी थी, जिसमें एक ठंडी, जादुई आभा घुली हुई थी, जैसी बर्फ जैसे जादू से महसूस होती है। जैसा कि ड्रैगन खाद से उम्मीद की जाती है, यह विशेष भी दिखता है, तारांकन उसने सोचा। उन्होंने बगीचे को कई भागों में विभाजित किया और विभिन्न सांद्रताओं में खाद को मिट्टी के साथ मिलाना शुरू किया तथा इसके प्रभावों का परीक्षण किया। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के कई एजेंट बिना बताए ही मदद के लिए आगे आए। यहाँ तक कि सैमुअल, जो छत से लटका हुआ था, उसे भी मदद के लिए नीचे उतारा गया। स्कारलेट घर से बाहर आए, हवा को सूंघा और आत्मविश्वास से कहा, ये निवालिस का ड्रैगन खाद है। मैंने इसे पहले भी खोदा है। सैमुअल ने चिढ़कर कहा, रीटा तुम्हें वह सुनहरी खाद संभालने देती है। जब से पालतू जानवरों का लीडरबोर्ड खुला है, लोग ड्रैगन की खाद, खून और शल्क खरीदने के लिए मचल रहे हैं। कीमतें बहुत ज्यादा हैं। रीटा ने शायद इसे इकट्ठा करके खूब पैसा कमाया होगा। स्कारलेट हंसी, ये पिछवाड़े वाली बिल्लियां हैं। अब वे बहुत बहादुर हो गई हैं। निवालिस की आदी हो जाने के बाद उन्हें रीटा के ड्रैगन खाद रखने वाले डिब्बे में कूदकर अपना काम करना बहुत पसंद है। हर बार मुझे बिल्लियों का मल साफ करना पड़ता है। रीटा बहुत परेशान हो जाती है। वह वहां खड़ी होकर अपने हाथों को कमर पर रखकर बिल्लियों को उपदेश देती है और वे इस तरह पंक्तिबद्ध हो जाती हैं जैसे वे वास्तव में उसे समझ रही हों। एलेनोर चुपचाप सुन रही थी। उसके मन में एक छवि बन रही थी जिससे उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यहाँ तक कि विशेष मामलों के ब्यूरो के एजेंटों को भी यह कहानी सुनने में आनंद आया। आखिरकार ये रीटा और उसका ड्रैगन है। तारांकन। एलेनोर ने खाद मिलाना खत्म भी नहीं किया था कि हैरियट उसके पास आए और उसे कागजों का एक बंडल थमा दिया। ऊपर के पन्ने पर एक मोटा शीर्षक लिखा था, तारांकन तारांकन ड्रैगन खाद, एक रोपण मार्गदर्शिका तारांकन तारांकन। हैरियट ने बताया, उच्च अधिकारियों ने इसे मेरे पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि इसे सीखकर तुम्हें सिखाओ, लेकिन मुझे लगा कि तुम इसे स्वयं पढ़ना पसंद करोगे। अन्य विशेष मामले ब्यूरो सदस्य जिन्हें भी तारांकन तारांकन ड्रैगन खाद, एक रोपण गाइड तारांकन तारांकन प्राप्त हुआ। सैमुअल और स्कारलेट। एलेनोर ने झुंझलाहट के साथ कागजात लिए। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गई। मैं जानता हूं कि आप मेरे और रीता के बीच की हर बातचीत की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको इतना पारदर्शी होने की जरूरत नहीं थी। तारांकन। जब हैरियट बगीचे के अपने हिस्से में लौटी तो टीम लीडर एवरेट ने धीरे से पूछा, क्या आपने विशेष मामलों के ब्यूरो में शामिल होने के समय कोई सामाजिक कौशल प्रशिक्षण नहीं लिया था? हैरियट ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत बोरिंग था। कुछ देर रुकने के बाद, यह महसूस करते हुए कि उसका जवाब शायद विश्वसनीय न लगे, उसने कहा, हालांकि मुझे अंतिम परीक्षा में पूरे अंक मिले थे। तो हाँ, वह जानता था कि कैसे इस तरह बोलना है कि दूसरे लोग उसे पसंद करें। बस उसे इसकी परवाह नहीं थी। एवरेट ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। हैरियट ने जवाब में सिर हिलाया।
तुम समझ नहीं रही हो। आजकल तो ईमानदार मर्दों को ही सबसे अच्छी पत्नियां मिलती हैं। लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले पसंद नहीं आते। साम्राज्य पर और अध्याय पढ़ें। एवरेट ने उसे अजीब नज़र से देखा। तुमने बिल्कुल उल्टा समझ लिया है। और सुना नहीं, मर्दों के बीच किसी को ईमानदार आदमी कहना अब अपमान की बात हो गई है। हैरियट ने उसकी तरफ अजीब सी नज़र से देखा जिसमें थोड़ा शक भी था। लेकिन मैं एक पत्नी की तलाश में हूँ। मुझे इसकी क्या परवाह कि मर्द क्या सोचेंगे। एवरेट, इस पर बहस करने का कोई तरीका नहीं है। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह ये जान गया था कि हैरियट ने उसकी असलियत जान ली है। एवरेट घबरा गया। मैं नहीं हूँ। हैरियट, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एवरेट, योजक चिन्ह।